शनिवार का दिन है पर कोई बात नहीं, क्योंकि कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर क्लास एकदम बंद कैसे हो गई। तो कल लाइट नहीं आ रही थी, इंटरनेट सॉरी इन्वर्टर के ऊपर आपकी क्लास चल रही थी। इन्वर्टर क्या टाइम टाइम फिक्स हो गया, आपकी क्लास बंद हो गई, मैं कुछ भी नहीं कर पाया, इसलिए मैंने आज आपकी क्लास रख दी है। आज फाइनल मैच भी है, तो भारत को ऑल दी बेस्ट है। अब की बार हमारे सेल जीत कर आएंगे, वर्ल्ड कप बहुत दिन हो गए उठाए हुए, फिर एक बार वर्ल्ड कप लेकर आएंगे। देखिए हम जो पढ़ने वाले दोस्तों आज जो है बजट पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स के अलावा साथ में गुड इवनिंग आप सभी को। आज अंतिम क्लास आपकी होगी, किसकी? इकोनॉमिक्स की अंतिम क्लास होने वाली है। बजट में पढ़ाऊंगा आपको शुरुआत के अंदर, इसके साथ में मैं जो है अब कल थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा दिया था पर वो क्लास नहीं रह पाई, तो मुझे शुरुआत से दोबारा पढ़ाना पड़ेगा आपको, तो शुरुआत से दोबारा पढ़ाऊंगा। और इसके साथ में हम जो है जो हमारी योजना वाला चैप्टर है उसको भी पूरा पढ़ लेंगे आज जो है। बस आज तो आपको केवल लिखने पर ध्यान देना है, जो मैं कहूं उस पर ध्यान देना है। कोई अगर सवाल बाई चांस रह जाए तो उस पर ध्यान देना है, वरना अपनी कॉपी के अंदर नोट करते रहिए, मेरी हर बात को सुनते रहिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपके देखिए बजट, हमारा पहला टॉपिक आपके वो रहने वाला है बजट। कल वाली क्लास सेव नहीं रह पाई थी क्योंकि आप जानते हो एकदम से क्लास बंद हो गई, तो वो क्लास जो है करप्ट हो गई, तो मुझे दोबारा से आपको पढ़ाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, 15-20 मिनट की बात है, फिर तो हम आगे जहां कल छोड़ा था वहीं पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। देखो पहली बात दोस्तों, ये जो बजट जो है ना, ये किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है बुजेट। किससे बना हुआ है? बुजेट से बना हुआ है। और इस बुजेट जो शब्द है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रेंच लैंग्वेज का शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। क्या होता है? चमड़े का थैला जो है वो इसका अर्थ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बुजेट से बना हुआ है, इसका अर्थ चमड़े का थैला होता है। और दोस्तों ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, आपको नोट करना है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के रॉबर्ट वोलपोल जो है वो पूरे वर्ल्ड में पहले व्यक्ति। तो लिखिए सुनो, अगर पूछूं आपसे ये विश्व में पहली बार कहां पर, तो विश्व में पहली बार जो है, विश्व में पहली बार कहां पर पेश किया गया? तो विश्व में पहली बार जो है ये रॉबर्ट वोलपोल जो है इन्होंने पेश किया है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो रॉबर्ट वोलपोल साहब ने पेश किया है, जो कि आप जानते हो इंग्लैंड के क्या है? प्रधानमंत्री हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रॉबर्ट वोलपोल साहब ने पेश किया, विश्व में पहली बार बजट पेश किया है रॉबर्ट वोलपोल ने, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, आपको नोट करना है। अगर आपसे पूछूं तो भारत के अंदर मतलब ब्रिटिश भारत में पहली बार किसने पेश किया? तो ब्रिटिश भारत के अंदर जेम्स विल्सन थे, 1860 के अंदर पहली बार बजट पेश किया। तो लिख लीजिए, आपके सवाल पूछे कि ब्रिटिश भारत, पूछूं आपसे ना, तो ब्रिटिश भारत के अंदर पहली बार पेश करने वाले कौन थे? तो लिखिए ब्रिटिश भारत जो है इसमें पहली बार पेश करने वाले कौन थे? तो ब्रिटिश भारत में पहली बार जो है जेम्स विल्सन, किसने? जेम्स विल्सन जो है इन्होंने पेश किया है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो ब्रिटिश भारत में पहली बार जेम्स विल्सन ने पेश किया था, 1860 का टाइम था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ब्रिटिश भारत में पहली बार जेम्स विल्सन ने पेश किया दोस्तों, 1860 का टाइम था, उस समय पेश किया है। तो ब्रिटिश भारत में जनक पूछो कौन है आपके बजट का, वो है जेम्स विल्सन, आपको नोट करना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछे आपसे तो आजाद भारत की बात करूं मैं आपसे, हम जब आजाद हो गए 1947 में, उसके बाद की बात करूं मैं आपसे, तो आजाद भारत में पहली बार पेश करने वाले कौन थे? के षणमुखम शेट्टी साहब पहली बार पेश करने वाले, क्योंकि वही भारत के पहले वित्त मंत्री थे ना। अगर पूछे आपसे रिपब्लिक भारत की बात करूं, मतलब 1950 की बात करूं, तो उसमें पेश करने वाले कौन थे? वो थे जॉन मैथाई साहब। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक बार पेश करने वाले कौन है? मोरारजी देसाई साहब है। अगर आपसे पूछूं पहली महिला जिन्होंने बजट पेश किया, वो इंदिरा गांधी थी, क्योंकि दोस्तों उस समय प्रधानमंत्री भी थी और वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार भी उन्हीं के पास में था, तो वही आपके वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करती है। पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन आपके? निर्मला सीतारमण जी, जो वर्तमान में भी आपके भारत की महिला वित्त मंत्री, आपको ध्यान रखना है। तो ये 4 पॉइंट और लिख दीजिए आप लोग आपके। मैंने आपसे कहा दोस्तों, मैंने आपसे कहा पहला पॉइंट क्या लिखना आपके? पहला पॉइंट लिखिए आपके कि आजाद भारत के लिखना, आजाद भारत में पहली बार, पूछूं आपसे पहली बार जो बजट है इसको पेश करने वाले कौन आपके? तो पहली बार बजट पेश करने वाले कौन थे? वो थे आपके लिखना के षणमुखम शेट्टी। कौन थे? के षणमुखम शेट्टी जो है ये पहली बार बजट पेश करने वाले, इनका नाम आपको नोट करना है 1947 के अंदर, ठीक है। अगर पूछूं आपसे गणतंत्र भारत की बात करूं आपसे, रिपब्लिक भारत की बात लिखना, तो गणतंत्र भारत में बजट पेश करने वाले पहली बार लिखना, पहली बार तो किसने पेश किया है? तो वो पेश करने वाले जॉन मैथाई हो गए, क्योंकि जब 1950 की बात आती है तो उस समय रिपब्लिक आपकी जो इंडिया है उसमें लिखना आपके, उसमें बजट पेश करने वाले कौन थे? जॉन मैथाई थे, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक बार कौन लिखना, तो सर्वाधिक बार पेश करने वाले कौन? तो सर्वाधिक बार पेश करने वाले वो है मोरारजी देसाई साहब के। जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी ना उस समय, ये भारत के मोरारजी देसाई साहब जो है ये भारत के वित्त मंत्री थे और उन्होंने 10 बार जो है बजट पेश किया है, सर्वाधिक बार, आपको नोट करना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे पहली महिला ना, पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी आपके? तो पहली महिला वित्त मंत्री जो पेश करने वाली कौन थी आपके लिखना, वो थी इंदिरा गांधी जी। क्योंकि दोस्तों ये उस समय प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्रालय जो इनका अतिरिक्त प्रभार इनके पास में था, तो पहली महिला आपके इंदिरा गांधी जी होगी, ठीक है। और अगर सवाल पूछूं आपसे कि पहली पूर्णकालिक मतलब जो केवल वित्त मंत्री ही हो, पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन लिखना, तो पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री जो है वो है लिखिए निर्मला सीतारमण जी, आपको नोट करना है। ये पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री, आपको ध्यान रखना है, निर्मला सीतारमण जी, आपको नोट करना है, ठीक है। तो 4-5 फैक्ट और। तो पहली बात तो मैंने वर्ल्ड की बात करी आपसे, फिर मैंने कहा कि जो ब्रिटिश भारत है उसकी बात करी मैंने आपसे, फिर मैं आपको आजाद भारत की ओर लेकर आ गया और उसके 4-5 फैक्ट और मैंने आपको लिखा दिया, ठीक है। पहले दोस्तों जो हमारा बजट था ना आपके, वो केवल दोस्तों एक ही था आपके ना, मतलब सारे बजट उसी के अंदर था आपके, रेल के लिए भी उसी में था, कृषि के लिए भी उसी में था, सारे उसी के अंदर आते थे, ठीक है। फिर दोस्तों 1921 में एक वक्त कमीशन बनाया गया, उसने कहा कि भाई रेल बजट जो है उसको आम बजट से अलग कर दीजिए, तो 24-25 जो बजट आया था उसमें अलग कर दिया गया, ठीक है। तो वही प्रथा भारत में चली आ रही थी आपकी, आजादी के बाद भी चली आ रही थी, 21वीं शताब्दी में भी चली आ रही थी। अभी 217 के अंदर आपकी कमेटी बनती है और कमेटी बनाएगी विवेक देवरा कमेटी, उस कमेटी ने कहा कि भाई इनको विलय कर दीजिए, मर्ज कर दीजिए और केवल जनरल बजट लेकर आइए, आम बजट लेकर आइए। तो वर्तमान में अब भारत के अंदर पिछले 7 साल से आम बजट ही आता है, उसी के अंदर रेल, उसी के अंदर कृषि, उसी के अंदर स्वास्थ्य है, सारे उसी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कीजिए मेरे साथ में, लिखिए दोस्तों आपके। अगर बात करूं आपसे आपके शुरुआत जब हुई ना, शुरुआत जब होती है तो इस शुरुआत के अंदर ना, शुरुआत के अंदर एक ही क्या था आपके, एक ही बजट था और इसका नाम क्या था? इसका नाम था जनरल बजट, इसका नाम था आम बजट, इसका नाम था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक ही था और इसका नाम क्या है? इसका नाम आपके जनरल बजट, इसका नाम है, ठीक है। फिर दोस्तों चेंज हुआ, मैंने कहा था ना आपसे 1921 की बात है, एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम क्या है? इसका नाम है एकवर्थ कमीशन, इसका नाम था। और दोस्तों इस कमीशन लिखना आपके, इस कमीशन ने जो है 1924-25 से
एक रेल बजट अलग कर दिया और साथ में जनरल बजट जो है उसको अलग कर दिया है। ये दो बजट पेश कर दिया आपके सामने। तो ये भारत में दो बजट पेश करवाने के लिए कमेटी कौन सी बनती है? एक्वर्थ कमीशन बनता है और इसने इन्हें पृथक कर दिया, सेपरेट कर दिया, ठीक है। फिर दोस्तों अभी 21वीं शताब्दी के अंदर 2017 के अंदर लिखना आपके एक कमीशन और बनता है, उसका नाम है विवेक देवरा कमेटी। कौन सा नाम है? विवेक देवरा समिति उसका नाम है। और इसने क्या करा आपके, इसने जो है रेल बजट जो है इसका आम बजट के अंदर लिखना विलय कर दिया, ठीक है। तो रेल का आम बजट के अंदर बजट में विलय कर दिया गया है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो वर्तमान में एक ही आता है, पहले आपके दो आते थे पर वर्तमान में केवल एक ही आता है। वो कौन सा? आपके जनरल बजट होता है, आम बजट होता है, क्योंकि 1 फरवरी की तारीख को भारत के अंदर पेश होता है। जो वर्तमान में कौन सी तारीख आपके? तो वर्तमान में 1 फरवरी की जो तारीख है, इसको सुबह 11 बजे आपके सुबह 11 बजे जो है ये बजट पेश होता है। अब हमारे यहाँ पर ये पॉलिसी चल रही है, ठीक है। पहले दोस्तों आपके ये रात शाम को 5 बजे था ना, अब सुबह कर दिया 11 बजे आपके। पहले दोस्तों आपके फरवरी की अंतिम तारीख को था, अब इसको 1 फरवरी कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारे सामने कुछ फैक्ट और आपके सामने। अब दोस्तों मुद्दा इस बात का कि बजट जो होता है वो होता क्या है? देखो बजट जो होता है आपके वो होता है कि भाई एक वित्त वर्ष के अंदर कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र, कोई भी सरकार आपके क्या खर्च करने वाली है, कहां खर्च करने वाली है और कितना उसके पास इनकम होने वाली है, कहां से इनकम होने वाली है, तो उसकी आय और व्यय का जो लेखा जोखा होता है वही बजट होता है, ठीक है। अब कभी सवाल पूछूं आपसे, क्या हमारे संविधान में इस शब्द का उल्लेख है? तो हमारे संविधान में कहीं भी दोस्तों यह वाला शब्द नहीं है कि भाई बजट लिखा हो, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। पर हमारे संविधान का आर्टिकल 112 सेंटर के लिए और आर्टिकल 202 जो आपके राज्य के लिए करता है, आपके वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख करता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इसका उल्लेख करता है। और इसका भी अर्थ यही होता है कि एक वर्ष में किसी भी राष्ट्र के द्वारा जो आय व्यय जो होता है उसका जो लेखा जोखा होता है उसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यही दोस्तों हमारा बजट होता है। तो देखिए आपके जो बजट है इसके संवैधानिक प्रावधान की बात करूं आपसे, जो बजट लिखना बजट जो है इसका संवैधानिक जो प्रावधान है, अगर इसकी बात करें हम लोग, संवैधानिक जो प्रावधान है मतलब हमारे संविधान में कहां-कहां इसका उल्लेख है, तो लिखिए आपके पहली बात लिखना, इस शब्द का उल्लेख नहीं है, ठीक है। जो शब्द है इस शब्द का लिखना, इस शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है, ठीक है। इस शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है, आपको नोट करना है, ठीक है। इस शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दोस्तों किसका उल्लेख है? तो हमारे संविधान दोस्तों आर्टिकल 112 लिखना, आपके अनुच्छेद नंबर 112, अनुच्छेद नंबर 112 और अनुच्छेद नंबर 202 जो है यहां पर लिखिए। यहां पर राज्य की दोस्तों बात होती है और यहां पर किसकी बात होती है? आपके संघ की बात होती है, सेंटर की बात होती है, ठीक है। यहां दोस्तों दोनों आपके आर्टिकल के अंदर जो है एक वर्ड लिखा हुआ है, वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या लिखा हुआ है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड जो है वो लिखा हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या होता है? वार्षिक वित्तीय विवरण इसका अर्थ होता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो इसका अर्थ है। इसका उल्लेख हमारे संविधान में किया गया, ठीक है। तो हमारे संविधान में ये उल्लेख है, इसका उल्लेख नहीं है। इसका उल्लेख संविधान में आर्टिकल नंबर 112 के अंदर सेंटर के लिए और आर्टिकल नंबर 2 के अंदर आपके राज्य के लिए उल्लेख है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछूं तो जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इस वर्ड का अर्थ आपके पहले तो आप लिखिए जो बजट जो होता है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ लिखना आपके लिखिए एक वर्ष में किसी राष्ट्र का लिखना, एक वर्ष में किसी राष्ट्र का आय व्यय का, क्या आय व्यय का, रेवेन्यू और आपके एक्सपेंडिचर का, आय व्यय का लेखा जोखा जो होता है आपके उसको बोलते हैं क्या? इसे हम बोलते हैं छापना, बजट कहते हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो एक वर्ष में किसी राष्ट्र के आय व्यय का लेखा जोखा जो होता है उसको हम बजट कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यही दोस्तों यही किसका अर्थ होता है? यही आपके इसका अर्थ होता है, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इसका अर्थ यही होता है कि भाई एक वर्ष में कोई राष्ट्र, कोई सरकार जो है कितना आय, कितना उसके पास पैसा आ रहा है और कितना वो खर्च कर रही है, ये उल्लेख दोस्तों इसके अंदर होता है, ठीक है। अब दोस्तों बजट जो होता है आपके उसमें हम जो है बहुत सारे प्रस्ताव रखते हैं कि भाई हम हेल्थ के लिए इतना पैसा देंगे, हम डिफेंस के लिए इतना पैसा देंगे, हम पेंशन के लिए इतना पैसा देंगे। दोस्तों बहुत सारे उल्लेख उसमें होते हैं, ठीक है। बिल्कुल आज अंतिम क्लास है, मैं आपको बहुत सारा कंटेंट लिखाने वाला हूं यहाँ पर, बस आपको पूरे ध्यान से मेरी बात को सुनना है, ठीक है। हम हेल्थ के लिए देंगे, मनरेगा के लिए देंगे, आयुष्मान भारत के लिए इतना देंगे, हम इस वाली योजना के लिए इतना देंगे। ये सारी घोषणा इसमें होती है। पर रसगुल्ला केवल दोस्तों घोषणा होने से काम नहीं चलता है। अगर आपको उन घोषणा के लिए पैसा दोस्तों निकालना है, पैसा कहां से निकालना पड़ेगा? आपके भारत सरकार का दोस्तों हर रुपया, हर पैसा जो है संचित निधि का हिस्सा होता है, वो वहां पर डिपॉजिट होता है। अगर दोस्तों हमको वहां से विड्रॉ करना है उसको, तो इसके लिए सबसे पहले आर्टिकल नंबर 114 के अनुसार हमको एक विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा, जो कि दोस्तों एक धन विधेयक होता है। हमें उस एप्रोप्रिएशन बिल को पास करवाना पड़ेगा, जब दोस्तों संचित निधि में से हम जो है कोई भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी योजना के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बजट दोस्तों बजट आपके धन विधेयक होता है, ये आपको नोट करना है। तो देखिए कभी सवाल पूछूं आपसे, नोट कीजिए, सवाल पूछा आपसे क्या बजट दोस्तों आपके एक धन विधेयक होता है? तो बजट एक धन विधेयक होता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो बजट जो है एक धन विधेयक होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो बजट जो है आपके वो एक धन विधेयक होता है, मनी बिल होता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। बजट जो है एक मनी बिल होता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब दोस्तों अगर हमें मनी बिल की बात आपके, तो मनी बिल दोस्तों क्या होता है हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी सुन लीजिए। मनी बिल के बारे में 4-5 पॉइंट आपको नोट करने चाहिए, ध्यान रखने चाहिए। पहली बात तो लोकसभा स्पीकर तय करेगा कोई बिल मनी बिल है या नहीं, ठीक है। सो नोट कीजिए आपके, इसको तय कौन करता है? इसको डिसाइड करने का काम किसका है? वो है लोकसभा स्पीकर जो है, इसका काम होता है इसको डिसाइड करना कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, वो डिसाइड करता है, ठीक है। देखो ये दोस्तों बात मैंने आपको वहां पर नहीं दिखाई थी क्योंकि वहां पर इलेक्शन नहीं हुए थे, नई लोकसभा नहीं बनी थी। यहां पर मैं आपको इसके बारे में 4-5 बातें दिखा रहा हूं, नोट करना मेरे साथ में। मैंने कल भी आपसे कही थी, आज भी सुन लीजिए आप दोस्तों। पहली बात तो इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर किसमें आपके 93 के अंदर इसका उल्लेख है। अभी जो 18वीं लोकसभा है उसके लिए लिखना आपके ओम बिरला जी जो है, ओम बिरला जी ये भारत में लगातार दूसरी बार क्या है? भारत में लगातार दूसरी बार क्या बने? दूसरी बार जो है स्पीकर बन के आपको नोट करना है, ठीक है। पर दोस्तों इस बार इलेक्शन हुआ है, पहले दोस्तों इलेक्शन नहीं था आपके, पहले एनडीए के पास बहुमत था, मेजॉरिटी थी आपके, बीजेपी के पास मेजॉरिटी, तो उन्होंने अपना स्पीकर बना दिया ओम बिरला, ठीक है। इस बार दोस्तों जो आपके विपक्ष जो है उसने भी अपना उम्मीदवार घोषित किया, आपके उसका नाम था के सुरेश जी, आपके वो के सुरेश जी 7-8 बार तो एमपी रह चुके हैं आपके, वो इनके सामने खड़े होते हैं। माना कि दोस्तों इनका हारना तय ही था क्योंकि एनडीए के पास आपके बहुमत है, पर इस बार चुनाव हुए, ठीक है। तो नोट कीजिए आपके इस बार चुनाव होते हैं आपके, और इस चुनाव के अंदर विपक्ष में कौन खड़े थे आपके? विपक्ष में सामने जो है वो के सुरेश खड़े थे, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अगर कभी सवाल पूछूं आपसे कि अब तक लिखना, अब तक जो है अब तक कितनी बार चुनाव हुआ, लिखिए अब तक लोकसभा स्पीकर जो है इसके लिए कितनी बार चुनाव हुआ है, तो लिखना अब तक जो है 4 बार चुनाव हुआ है, नोट कीजिएगा, ठीक है। कब दोस्तों होता है आपके 4 बार चुनाव के? एक तो जो पहली बार हुआ था आपके गणेश वासुदेव मावलकर जी जो आपके उसमें चुनाव हुआ था, ठीक है। बाकी दोस्तों जब नीलमा संजीव रेड्डी बनते हैं आपके 67 के अंदर तब भी चुनाव हुआ है, ठीक है। एक 76 में चुनाव हुआ है और एक अभी हाल ही में 2024 जो है यहाँ पर भी चुनाव हुआ है, ठीक है। तो 52 के अंदर, 67 के अंदर, 76 के अंदर, 24 के अंदर ये 4 चुनाव होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 4 चुनाव का आयोजन अब तक 4 बार चुनाव हुआ है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है, ठीक है। बाकी दोस्तों पूछूं आपसे लोकसभा स्पीकर तय करता है कि कोई बिल दोस्तों आपके मनी बिल है या नहीं, ठीक है। अब दोस्तों जब इसका
इसका चुनाव कौन करवाए? इसका चुनाव जब ये होता कौन आपकी जो लोकसभा है उसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। पर उस समय इसका चुनाव हो रहा होता है उस समय दोस्तों कौन आपके जो पहली बैठक जो होती है लोकसभा की, जिसमें ये तय करना होता है कि भाई अगली जो आपके 5 साल जो स्पीकर रहने वाले हैं वो कौन रहने वाले हैं। आपके जो पहली बैठक जो होती है उसमें जो अध्यक्ष होता है उसको बोलते हैं हम लोग अस्थायी अध्यक्ष बोलते हैं, टेम्परेरी हेड बोलते हैं, और वो होता है प्रोटेम स्पीकर। तो इस बार भर्तृहरि मेहताब साहब जो है प्रोटेम स्पीकर थे, ये भी आप लिख लीजिए, ठीक है। यहीं पर दोस्तों आप नोट कर लीजिए, देखिए प्रोटेम स्पीकर लिख लो इस बात को, प्रोटेम स्पीकर। देखो प्रोटेम जो वर्ड है ना इसका अर्थ होता है क्या? अस्थायी। क्या होता है? इसका अर्थ है अस्थायी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो प्रोटेम वर्ड है इसका अर्थ अस्थायी होता है, आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इस बार पूछूं आपसे, इस बार इसका काम क्या है? इसका काम होता है जो नई लोकसभा जो होती है आपकी, इस नई लोकसभा की जो पहली बैठक होती है ना, नई लोकसभा की जो पहली बैठक होती है, इस पहली बैठक की अध्यक्षता करने वाला कौन आपके? इस पहली बैठक की अध्यक्षता करने वाला जो है वो होता है कौन आपके? प्रोटेम स्पीकर होता है। और लिखिए वर्तमान में आपके जो 18वीं लोकसभा है उसमें कौन बनाए गए? भर्तृहरि मेहताब साहब जो है वो 18वीं लोकसभा के अंदर अध्यक्ष बनाए गए, प्रोटेम स्पीकर बनाए गए, आपको नोट करना है, ठीक है। तो ये सारी बातें करंट अफेयर्स की बातें थी, मैंने आपको यहाँ पर नोट करा दिया है। जब आप नोट्स पढ़ोगे अपने बार-बार तो सारी बातें आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आने वाली, निश्चित मानना। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है? स्पीकर कौन है? चुनाव कितनी बार हुआ है? आप निश्चित मानना ये सवाल आपको स्टेट पीसीएस तक के एग्जाम में निश्चित मिलने वाला है। जब वो आपसे ये पूछ सकता है चुनाव के समय कि परिसीमन कितनी बार अब तक हुआ है, तो आपसे भविष्य के 1 साल के अंदर ये भी पूछ सकता है कि लोकसभा स्पीकर का चुनाव अब तक कितनी बार हुआ है, ठीक है। तो ये बात आपको नोट करनी है। बजट एक धन विधेयक होता है आपके, और मैंने आपसे कहा बजट की जो धनराशि हम अलॉट करते हैं, जो घोषणाएं करते हैं, उसको हमें पास कराने के लिए विनियोग विधेयक लाना पड़ता है, एप्रोप्रिएशन बिल लाना पड़ता है। तो लिखिए आप यहाँ पर लिखिए दोस्तों, जो इसकी धनराशि जो होती है ना, जिसकी धनराशि, चलो आगे लिख दीजिए, एक नोट लगाइए, एक नोट लगाइए और लिखिए मेरे साथ में, बजट में घोषित धनराशि के लिए, बजट में घोषित धनराशि के लिए केंद्र सरकार को संसद में विनियोग विधेयक पास करना पड़ता है, विनियोग विधेयक पास करवाना पड़ता है, आपको ध्यान रखना है। तो संसद जो होती है उसके अंदर विनियोग विधेयक जो है वो पास करवाना पड़ता है। इसका मतलब एप्रोप्रिएशन बिल, एप्रोप्रिएशन बिल जो है, एप्रोप्रिएशन बिल जो है ये बिल पास करना पड़ता है, और इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 114 के अंदर होता है। ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब सोचिए दोस्तों, कभी ऐसा हो जाए, मान लो बाई चांस आपके साथ ये बिल पास ना हो, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास बहुमत है ही नहीं दोस्तों, क्योंकि इस बिल को केवल आपकी जो लोकसभा होती है, मनी बिल को, एप्रोप्रिएशन बिल आपके, मनी बिल को हमेशा जो लोकसभा पावरफुल होती है आपके वहीं से पास करवाना पड़ता है। और अगर दोस्तों सोचिए, अगर आप मनी बिल पास नहीं करवा पाई गवर्नमेंट, तो इसका मतलब ये हो गया कि लोकसभा के अंदर उस दल के पास बहुमत है ही नहीं दोस्तों। अगर बहुमत होता तो वो लोकसभा से मनी बिल को पास करवा लेता, नहीं करवा पा रहा है मतलब कि उसके पास में लोकसभा के अंदर बहुमत नहीं है। और अगर दोस्तों बहुमत नहीं है उसके पास में, तो फिर कहेगा प्रधानमंत्री और कहेगा आपके मंत्रिपरिषद सब समाप्त हो जाएगा। तो अगर मनी बिल पास ना हो तो इसका मतलब ये है कि उस दल के पास बहुमत नहीं है, तो सरकार आपकी समाप्त हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी बातें, इसका प्रस्ताव, इसका उल्लेख कहां पर है, और मैंने आपको सारी बातें कि भाई जो फैक्चुअल बातें थी आपकी, भाई पहली बार पेश करने वाला कौन था, सर्वाधिक बार पेश करने वाला कौन था, विश्व में कहां पर पेश हुआ, ब्रिटिश भारत में कहां से पेश होता है, आपके कौन कौन से आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 110, आर्टिकल नंबर 112, 202 और आपके आर्टिकल नंबर 114 जो है, इन सबका उल्लेख हमने कर दिया। यहां तक कल दोस्तों हम पढ़ चुके थे, अगर आपको याद हो, यहां पर आपकी लाइट चली गई थी, ठीक है। अब जो बजट जो होता है उसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है। मैंने कहा आपसे आय और व्यय का दोस्तों उल्लेख किसमें होता है? बजट में होता है, ठीक है। आप दोस्तों ये मान लीजिए कि मेरे पास दोस्तों वर्तमान में 10 रुपए जेब में, माना कि दोस्तों 1 रुपया नहीं है, पर आप मान लीजिए कि मेरे पास वर्तमान में 10 रुपए जेब में। अब दोस्तों एक तो मैं क्या करूं, एक तो मैं 15 रुपए खर्च कर दूं दोस्तों ना, 5 रुपए किसी से उधार लूं और 15 रुपए खर्च कर दूं, तो इसको बोलते हैं घाटा। क्या होता है? डेफिसिट कहते हैं। भाई मेरे पास 10 रुपए थे, मैंने 15 रुपए खर्च कर दिए, 5 रुपए घाटा में मेरा, आपके इसको बोलते हैं डेफिसिट बजट बोलते हैं। जब दोस्तों हमारी जो आय होती है हम उस आय से अधिक व्यय करते हैं, तो हमारा जो आपके बजट होता है वो होता है कौन सा? आपके डेफिसिट बजट होता है। हम अधिकांश दोस्तों यही काम करते हैं, विकासशील देशों में अधिकांश यही काम दोस्तों होता है कि विकासशील देशों में, क्योंकि वो विकास कर रहे हो दोस्तों, होते हैं ना, वहां पर बांध, वहां पर इंडस्ट्री, वहां पर सड़क, वहां पर इंटरनेट, वहां पर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए वहां पर जो है प्रयास हो रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट का खर्चा वहां पर अधिक होता है। तो जो गवर्नमेंट खर्चा दोस्तों अधिक होता है, तो वहां पर व्यय जो होता है वो आय से अधिक होता है। इसलिए विकासशील देशों में, अधिकांश विकासशील देशों में जो बजट जो होता है आपके घाटे का बजट होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक दोस्तों मेरे पास 10 रुपए हैं और मैं 9 रुपए खर्च कर दूं, 1 रुपए बचा लूं मैं, इसको बोलते हैं हम लोग अधिशेष बजट बोलते हैं, सरप्लस बजट बोलते हैं, ठीक है। और दोस्तों एक बजट वो होता है कि मेरे पास 10 रुपए थे, मैंने 10 रुपए लिए और 10 के 10 मैंने खर्च कर दिए, ये आपके ना घाटा ना अधिशेष, इसको बोलते हैं बैलेंस बजट। तो लिखिए आपके बजट जो होता है उसके 3 टाइप लिखिए आप, है ना। बजट जो है इसके प्रकार लिखिए, ठीक है। देखिए एक होता है आपके अधिशेष बजट। कौन सा होता है? अधिशेष बजट होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग आपके सरप्लस बजट। एक होता है कौन सा? एक होता है आपका कौन सा? एक लिखिए होता है संतुलित बजट। एक कौन सा होता है? एक होता है आपके घाटे का बजट। देखिए पहला है सरप्लस बजट, ठीक है, इसको बोलते हैं बैलेंस बजट, इसको बोलते हैं हम डेफिसिट बजट। देखो पहला है सरप्लस बजट, मतलब कि जब आय जो होती है, रेवेन्यू जो होता है वो खर्चे से अधिक हो। मेरी जेब में 10 रुपए थे, मैंने 9 रुपए खर्च कर दिए, मतलब मैं सरप्लस के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब दोस्तों आय जो है वो व्यय के बराबर हो जाए, जो आपकी रिसिप्ट है वो एक्सपेंडिचर के बराबर हो जाए, ना घाटा ना लाभ, आपके संतुलित बजट, ठीक है। और जब रसगुल्ला व्यय जो है, एक्सपेंडिचर जो है वो आय से अधिक हो जाए, जब एक्सपेंडिचर आय से अधिक हो जाए, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग आपके घाटे का बजट बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अधिशेष, सरप्लस, इसके अलावा सरप्लस, बैलेंस, डेफिसिट आपको नोट करना है। 3 टाइप के बजट होते हैं। विकासशील देशों में ये होता है ना, विकासशील देश होते हैं उनमें ये वाला बजट जो है आपके वो होता है विकासशील देशों के अंदर, क्योंकि दोस्तों यहाँ दोस्तों आपके यहाँ पर विकास हो रहा होता है, ठीक है। और तो इसके लिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, इसलिए सरकार जो है, इस सरकार का खर्चा जो है वो अधिक होता है, इसलिए यहाँ पर जो है घाटे का बजट होता है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो भारत में विकासशील देश है, तो हमारे यहाँ पर भी यही वाला बजट काम में आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यही वाला बजट हमारे यहाँ पर काम में आता है। तो चलिए आगे बढ़िए। देखिए अब हमें बजट में जो काम की बात है हमारी, एक है घाटा, डेफिसिट जो है ना, 2 एग्जाम में खूब पूछता है, एक है राजकोषीय घाटा और एक आपके प्राथमिक घाटा। तो लिखिए
देखिए घाटा, डेफिसिट, ये एग्जाम में सवाल आता है। डेफिसिट्स, दो घाटे लिखना आपके, एक तो लिखिए राजकोषीय घाटा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। एक होता है प्राथमिक घाटा, इसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, देखिए पहला राजकोषीय घाटा दोस्तों, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है जब भी दोस्तों हमारे पास जो इनकम जो होती है ना, आप सोचिए ये हमारा देश, आप मान लीजिए इसमें दोस्तों आपके हमारे जो भी टैक्स होते हैं उनसे इनकम प्राप्त होती है हमारी सरकार को। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के जो पीएसयू जो है आपके, जो गवर्नमेंट की बैंक है, गवर्नमेंट की इकाई है, उनसे जो इनकम आती है वो प्राप्त दोस्तों होती है। इसके अलावा हम दोस्तों बाहर से लोन भी लेते हैं, ठीक है, उधार भी लेते हैं बाहर से, वो इनकम एक बार हमें प्राप्त होती है, पर दोस्तों हमें उसको वापस लौटाना पड़ेगा आपके, और सूद समेत लौटाना पड़ेगा। ठीक है, केवल मूलधन नहीं, उसके बाद इंटरेस्ट भी हमें देना पड़ता है, कुछ ब्याज भी हमें देना पड़ता है। जब दोस्तों जो हम इनकम बाहर से लेते हैं, जो उधार दोस्तों हम बाहर से लेते हैं, उसको बोलते हैं, जो हमारे ऊपर क्या होती है, मार्केट बोरोइंग होती है, इसको हिंदी में कहते हैं उधार देयता। वही दोस्तों हमारा राजकोषीय घाटा होता है। ठीक है, तो सभी स्रोत से प्राप्त सरकार की कुल उधार देयता जो है वो राजकोषीय घाटा है। देखिए यह क्या होती है, लिखना सरकार की कुल उधार देयता, इसको बोलते हैं मार्केट बोरोइंग। सरकार की जो मार्केट बोरोइंग जो होती है, जो उधार वो लेता है, उसको हम बोलते हैं राजकोषीय घाटा। ठीक है, अब देखिए सुन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फिस्कल डेफिसिट बराबर बजट घाटा प्लस लिखना प्लस मार्केट बोरोइंग। ठीक है, एमबी लिखा हूं इसको ना, ये एमबी लिखा हूं इसको, ठीक है, मार्केट बोरोइंग को। तो राजकोषीय घाटा जो होता है वो बजट घाटा जो होता है, इसके साथ जो मार्केट बोरोइंग होता है वो होता है। पर दोस्तों आजकल आप चेक करना, अभी इस क्लास के बाद चेक करना आपके, आप देखना कि 1 फरवरी 2024 को दोस्तों आपकी जो 101 तारीख एक टेबल आई होगी, उसमें लिखा आता है कि सरकार कितनी प्राप्ति, सरकार की कितना रुपए होने वाला है। आप चेक करना वहां पर, आपको उस टेबल के अंदर सरकार की कुल प्राप्ति जितनी लिखी होगी उतना ही सरकार का कुल व्यय लिखा होगा, आप चेक करना वहां पर। अब जो बजट हम जो लेकर आते हैं ना, उसमें प्राप्ति और जो व्यय जो होता है, जो हमारा रेवेन्यू है और जो हमारा एक्सपेंडिचर है, हम उसको बराबर रखते हैं। और घाटा मतलब क्या होता है, जब एक्सपेंडिचर हमारा रेवेन्यू से अधिक हो जाए तो घाटा दोस्तों होता है। अगर सोचिए रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर बराबर हो जाए तो घाटा क्या होगा, आपके शून्य हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू वर्तमान में क्या होती है, शून्य होती है। हमारी वर्तमान में जितनी प्राप्ति होती है उतनी हमारी क्या होती है, हमारी आपके व्यय होता है। ठीक है, इसलिए जो हमारा डेफिसिट जो है हमारा वो शून्य होता है। इसलिए मैंने कहा आपसे फिस्कल डेफिसिट जो है वो मार्केट बोरोइंग के बराबर होता है, आपको नोट करना है। ठीक है, राजकोषीय घाटा जो आपके, जो हम उधार लेते हैं, जो मार्केट बोरोइंग करते हैं, उसका दोस्तों बराबर होता है। ठीक है, अगर पूछूं आपसे इस बार नोट कीजिए आपके, देखिए इस बार 2024-25 जो बजट था हमारा, इस बजट में दोस्तों आपके जो राजकोषीय घाटा जो है उसका लक्ष्य क्या रखा है हमने, उसका लक्ष्य रखा है हमने 5.1%। ठीक है, ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें हमारा लक्ष्य क्या है, उसमें हमारा लक्ष्य है राजकोषीय घाटा का 5.1 ईयर, आपको नोट करना है। ठीक है, 5.1% आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों जो वर्ष चला गया 2023-24 जो है, जो वर्ष चला गया उसमें हमारा कितना रहा है, ये तो हमारा लक्ष्य है। ठीक है, और इसमें हमने कितना प्राप्त किया है, 5.8% किया है। ठीक है, इसमें हमारा 5.8% था और इसमें हमारा 5.1% था। तो जीडीपी का 5.1% जो है वो हमारे ऊपर उधार है। इसका मतलब ये हो गया ना, जीडीपी का पहले 5.8% जो था वो दोस्तों हमारे ऊपर उधार था, तो हमने वो लक्ष्य कम कर दिया है, 5.1% कर दिया है, पर प्राप्त नहीं होगा। क्या बोल रहे हो गुरुजी? हाँ सही कह रहा हूं दोस्तों, प्राप्त नहीं होगा। आप देख लेना अगले साल बजट आएगा, मैं भी यही हूं, आप भी दोस्तों यही हो, 5.5% के आसपास देख लेना आप, जो है इतना ही राजकोषीय घाटा हमारा आने वाला है, इतना ही रहेगा। 5.1% हम नहीं पहुंच पाएंगे, फिर भी लक्ष्य बड़ा रखना चाहिए आपको, जिससे आप उसके लिए दोगुनी मेहनत कर सको। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है। तो मार्केट की जो उधार होती है वही हमारा राजकोषीय घाटा होता है, एक लाइन में आप ये समझ लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों सोचिए आप कि भाई मेरे पास दोस्तों, आपके मेरे पास 100 रुपए क्या थी आपकी मार्केट की उधार थी। ठीक है, मैं 100 रुपए दोस्तों आपसे उधार लेकर आया। सोचिए आप, मैं आपसे 100 रुपए उधार लेकर आया और मैं आपसे कहकर आया था कि मैं इन 100 रुपए का आपके एक, मैं इन 100 रुपए से पेन लेकर आऊंगा और उस पेन से बुक लिखूंगा और उस बुक को बेचकर तुझे पैसा दूंगा। मैंने ऐसा कहा तुझसे। ठीक है, आपने मुझे 100 रुपए दे दिए, पर दोस्तों मैंने दोस्तों 100 रुपए लेकर के आपके पहला काम दोस्तों मैंने ये करा कि मेरे ऊपर जो बाकी जो उधार थी ना, उनको मैंने 5 रुपए किसी और को, 10 रुपए किसी और को, 5 रुपए किसी और को, तो मैंने 20 रुपए जो आपके, जो मेरे ऊपर जो उधार थी पहले से, उनको तो चुकाने में मैंने लगा दिया। तो मेरे पास कितना बचा दोस्तों, मेरे पास केवल 80 रुपए बचा। तो 80 रुपया जो होता है ना आपके, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं आपके प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं, इसको हम प्राथमिक घाटा कहते हैं। तो राजकोषीय घाटा में से जो हमने दोस्तों लोन लिया हुआ है, उस लोन का ब्याज देने में जो पैसा हमने दे दिया तो आपके, हमने तो पहले भी तो लोन लिया हुआ किसी से आपके, मान लो हमने पिछले साल किसी से लोन लिया था और ये कहकर लिया था कि एक साल में पैसा लौटा देंगे। अब पैसा दोस्तों है नहीं हमारे पास में, तो हमने किसी और देश से उधार लिया और उस पैसे का हमने जो आपके, उस पैसे में से कुछ पैसा हमने, जो हमने पहले जो लोन लिया था उसका ब्याज देने में चुका दिया। तो जो अब दोस्तों हमारे पास बचा हुआ है उसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। देखिए राजकोषीय जो आपके प्राथमिक जो घाटा होता है इसको बोलते हैं पीडी। क्या बोलते हैं, पीडी। ठीक है, तो पीडी जो होता है क्या होता है आपके, वो होता है लिखना राजकोषीय घाटा माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखो पीडी का मतलब तो क्या हो गया, राजकोषीय सॉरी प्राथमिक घाटा हो गया। ठीक है, एफडी का मतलब क्या हो गया, फिस्कल डेफिसिट। क्या हो गया, फिस्कल डेफिसिट हो गया है एफडी का मतलब। ठीक है, और आईबी पूछूं आपसे, इसका मतलब आपके, इसका मतलब है इंटरेस्ट पेमेंट। क्या है इंटरेस्ट पेमेंट, इसका अर्थ है इसी को हम बोलते हैं ब्याज अदायगी। क्या बोलते हैं इसको, ब्याज अदायगी कहते हैं, आपको नोट करना है। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट कहते हैं, ब्याज अदायगी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपके प्राथमिक घाटा होता है। एक सवाल पूछूं आपसे, आपको तो बताना है मुझे कि अगर दोस्तों प्राथमिक घाटा हमारा अधिक आता है और इंटरेस्ट पेमेंट्स हमारा कम होता है, प्राथमिक घाटा अगर हमारा अधिक आता है, तो ये हमारी अच्छी बात है, बुरी बात है, आपको ये बताना है। ठीक है, इसकी शुरुआत 1993-94 के अंदर होती है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है 1993-1994 जो है इसमें इसकी शुरुआत होती है। एक सवाल मैंने आपसे ये पूछा कि मान लो मेरे पास 100 रुपए राजकोषीय घाटा के रूप में, मतलब मैंने इतना उधार लिया मार्केट से। ठीक है, उसमें से दोस्तों मैंने मान लेते हैं 20 रुपए जो आपके वो ब्याज अदायगी में दे दिया है, तो मेरे पास 80 रुपए वर्तमान में बचा हुआ है। सवाल मैंने आपसे ये पूछा रसूलुल्लाह दोस्तों कि अगर मान लो मेरा ब्याज अदायगी केवल 10 रुपए हो, तो मेरे पास जो प्राथमिक घाटा होगा मेरा वो 90 रुपए होने वाला है। ये हमारे लिए प्लस बात है, खराब बात है, आपको ये बताना है, दिमाग लगाओ दोस्तों, ये हमारे लिए तो अच्छी बात है। सोचिए आप, अगर हमारा इसमें पैसा दोस्तों अधिक जा रहा है तो बर्बाद हुआ ना। ये तो रसूलुल्लाह ब्याज है, हमने किसी देश का जो पैसा लिया है उसके एवज में हम ब्याज दे रहे हैं, उसका मूलधन नहीं चुका रहे, केवल ब्याज चुका रहे हैं। अगर यही हमारा अधिक होगा तो रसूलुल्लाह हमने जो उधार लिया दोस्तों उसका अधिकांश पैसा यहाँ पर चला जाएगा। तो जब हमने उधार पैसा लिया था, जो मैंने आपसे पैसा उधार लिया था बुक लिखने के लिए, पेन के लिए, वो पैसा मेरा दूसरों को पैसा चुकाने में चला गया, तो मैं बुक कहां से लिख पाऊंगा।
अगर मेरा प्राइमरी घाटा दोस्तों अधिक है तो वो एक अच्छा संकेत है, आप नोट कीजिए इस बात को, ठीक है। ये देखो अच्छा पॉइंट बनेगा एग्जाम के लिए। अधिकांश लोग सोचेंगे कि यार प्राइमरी घाटा अधिक है मतलब गड़बड़ बात होगी, नहीं दोस्तों, लिखना आपके अगर ये अधिक है, आगे लिख रहा हूं, लिखिए, अगर प्राथमिक घाटा अधिक है ना, अगर प्राथमिक घाटा ये बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इंटरेस्ट पेमेंट कम हो रहा है, इसका मतलब उधार लिया गया धन देश के पूंजीगत विकास में, उधार लिया धन देश के पूंजीगत विकास में उपयोग होने वाला है। इसका पूंजीगत विकास जानते हो आप? जो मतलब जिससे देश के लिए कोई पूंजी बन सके। मैंने पैसा उधार लिया, मैंने उसे सड़क बना दी, पूंजी बना दी ना, उस सड़क से मुझे टोल टैक्स मिलेगा तो पूंजी से पूंजी बन जाएगी। मैंने पैसा दोस्तों उधार लिया, मैंने आपके बांध बना दिया, उस बांध से बिजली बनेगी, बिजली से आपके पैसा आएगा। तो पूंजीगत विकास का मतलब तो ये होता है कि जो पैसा दोस्तों मैंने लिया है उस पूंजी से मैंने नई पूंजी बनाई है और फिर उस पूंजी से मुझे नया कैपिटल प्राप्त होने वाला है, नया लाभ प्राप्त होना चाहिए। एक दोस्तों आपके विकास कौन सा होता है? एक होता है आपके राजस्व व्यय होता है, रेवेन्यू आपके एक्सपेंडिचर होता है। मैंने किसी की सैलरी दे दी, उससे दोस्तों कोई नया नई पूंजी का विकास नहीं हुआ है ना, पेंशन है, सैलरी है, ये आपके रेवेन्यू आपके एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब होता है बांध बना दिया मैंने, तो आप लिख दीजिए यहीं पर, आप यहीं पर लिख दीजिए। एक एक्सपेंडिचर होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं राजस्व व्यय कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? राजस्व व्यय कहते हैं। लिखना, जैसे कि पेंशन हो गया, वेतन हो गया, ये सारा राजस्व व्यय होता है, ठीक है। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय होता है। लिखना, हमने बांध बना दिया, सड़क बना दी, हमने पूंजी से पूंजी बना दी, वहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ये किसी भी देश के लिए बहुत अच्छा होता है और ये जितना अधिक होगा वो देश के लिए समस्या उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि इससे कुछ भी नई पूंजी नहीं बनने वाली, ठीक है। ये आपको नोट करना है। तो ये आपके लिए प्राइमरी डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो मैंने आपको यहाँ पर लिखा दिया, कभी एग्जाम में सवाल पूछ ले तो आपको नोट करना है, ठीक है। हमने दोस्तों इस डेफिसिट जो आपके जो हमारा राजकोषीय घाटा है और हमारा जो बजट है उसके मैनेजमेंट के लिए एक्ट बनाया था, इसका नाम था FRBM एक्ट, है ना। इसकी फुल फॉर्म क्या है? फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2000 आपके 3। तो लिखिए मेरे साथ में, नोट लिख दीजिए और लिखिए FRBM एक्ट, इसकी फुल फॉर्म लिख लो, वही बहुत है, 2003। तो लिखिए फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। हिंदी में बोलते हैं इसको राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003। तो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 आपको ध्यान रखना है। FRBM एक्ट 2003, ये भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों बनता है, इसको भी आपको नोट करना है, ठीक है। बजट से दोस्तों एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, ठीक है। बजट जो होता है उससे एक दिन पहले जो है इकोनॉमिक सर्वे दोस्तों आता है। इकोनॉमिक सर्वे दोस्तों जो होता है उसमें जो साल बीत गया है हमारा, उस साल में हमने क्या किया है, क्या हमारी अचीवमेंट रही है, वो सारी बातें उसमें आती है। तो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर वास्तविक आंकड़े पेश होते हैं ना। आप सोचिए दोस्तों, आपके देखिए मैंने कहा आपसे इस नोट का पहला पॉइंट लिख दीजिए, सेकंड पॉइंट लिखिए इकोनॉमिक सर्वे। देखो पहली बात तो ये पेश कब होता है आपके बजट से एक दिन पहले आता है। इसको पेश कौन करता है? जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं भारत के, जो चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर होते हैं, वो इसको पेश करते हैं। तो इसको बनाने वाला कौन लिखना आपके? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, CEA जो आपके, वो इसको पेश करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों मंत्रालय पूछो कौन सा आपसे? वित्त मंत्रालय हो गया। बजट से एक दिन पहले ये पेश होता है, ठीक है। जो चालू 200 वित्त वर्ष है हमारा, उस वित्त वर्ष के लिए आपके जो वास्तविक आंकड़े होते हैं वो पेश होते हैं ना। इसकी शुरुआत कब होती है? 1950-51 में इसकी शुरुआत होती है। और आप लगे हाथ दोस्तों यहीं पर नोट कर लीजिए, अगर आपसे पूछ ले कि भाई इसमें क्या होता है, तो इसमें चालू वित्त वर्ष जो है, अभी समझाऊंगा इसको आपको ना। चालू वित्त वर्ष जो है इसके वास्तविक आंकड़े इसमें होते हैं। चालू वित्त वर्ष के वास्तविक आंकड़े जो है वो इसके अंदर होते हैं। देखिए मान लीजिए दोस्तों, यह जो साल चल रहा है ना आपके, यह साल आपके स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2024 से और आपके 31 मार्च 2025 जो है ये रहने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों हमने बजट पेश किया 1 फरवरी को। कब पेश किया हमने? 1 फरवरी जो है इस तारीख को हमने बजट पेश किया और हमने ये कहा कि हम अगले वर्ष में ये करने वाले हैं। हमने क्या बोला सो? हम अगला जो वर्ष हमारा 24-25 जो वर्ष है उसमें क्या करने वाले हैं? हम ये एक चीज करने वाले हैं, मनरेगा पर इतना खर्चा करेंगे, हेल्थ पर इतना करने वाले हैं, राजकोषीय घाटा इतना करने वाले हैं, फिस्कल डेफिसिट इतना करने वाले हैं, इतना एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, इतना व्यय करने वाले हैं, इतना रेवेन्यू करने वाले हैं, टैक्स से इतना प्राप्त करेंगे, वो सारी बातें हम करेंगे। तो मैंने आपसे कहा दोस्तों हम अगले वर्ष में जो हमारा अगला वित्तीय वर्ष होगा उसमें क्या करने वाले हैं वो बजट में पेश करते हैं, ठीक है। वही दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे जो होता है आपके, इकोनॉमिक सर्वे में आपके जो कि 31 जनवरी को दोस्तों आएगा, इस सर्वे में लिखना आपके जो 2023-24 में हमने जो कुछ किया है ना उसके आंकड़े पेश होंगे। जो हमने किया है 23-24 में आपके उसके आंकड़े पेश होंगे। जो चालू वित्त वर्ष होगा इस समय पर उसके आंकड़े पेश होंगे। इसके अंदर 1 फरवरी को जो आने वाला 1 अप्रैल 24 से स्टार्ट होने वाला फाइनेंशियल ईयर है उसके आंकड़े पेश होंगे। तो यहाँ पर रियल आंकड़े होंगे क्योंकि चल रहे हैं, ये हो चुके हैं। जुलाई 23 में जो हुआ है वो इसमें होगा, अगस्त 23 में जो हुआ है वो इसमें होगा, सितंबर 23 में जो हुआ है वो इसमें होगा। तो ये हो चुका है, तो रियल आंकड़े यहाँ पर होते हैं। तो किसी सरकार के जो रियल आंकड़े जो होते हैं आपके वो इसमें होते हैं। और जो गप होती है ना, गप जानते हो ना, लंबी लंबी फेंकना जो होता है वो यहाँ पर होता है, ठीक है। रियल आंकड़े यहाँ पर पेश होते हैं, आपको नोट करना है। एक दिन पहले पेश होता है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों अभी हाल ही में 1 फरवरी 24 को आपके भारत का अंतरिम बजट पेश हुआ, आपको नोट करना है, ठीक है। तो आप लिखिए मेरे साथ में अंतरिम बजट। देखो हर साल दोस्तों 1 फरवरी को बजट पेश होता है, ठीक है। पर हर 5 साल के अंदर इलेक्शन होते हैं, आप जानते हैं। तो जिस साल इलेक्शन होते हैं आपके, इलेक्शन हमारे यहाँ पर होते हैं आपके, ये हमारे यहाँ पर अप्रैल मई के अंदर होते हैं, आप जानते हो। इलेक्शन हमारे यहाँ पर हर 5 साल में अप्रैल मई के अंदर होते हैं, ठीक है। और फरवरी में दोस्तों हमारा बजट पेश होता है। अब मान लीजिए ऐसा हुआ तो नहीं, पर आप मान लीजिए कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे, बीजेपी गवर्नमेंट थी और इन्होंने बजट पेश कर दिया, ठीक है। पर दोस्तों इलेक्शन हुआ 2 महीने बाद, आपके ऐसा मान लीजिए वहां पर जो है इनकी गवर्नमेंट नहीं बन पाई, ठीक है। और जो इंडिया अलायंस है उसकी गवर्नमेंट बनती है और राहुल गांधी जी आपके पीएम बनते हैं। ऐसा हुआ नहीं है, पर आप मान लीजिए समझने के लिए, ठीक है, कि राहुल गांधी जी पीएम बनते हैं। पर दोस्तों सोचिए आप कि अब दोस्तों 1 साल जो काम करना है वो इनको करना है।
पर रसगुल्ला जो बजट पेश किया था वो इन्होंने कर दिया। तो एक साल काम से कैसे कर पाएंगे? ये दोस्तों अपने हिसाब से जो इन्होंने जो वादे किए हैं उनको पूरा करने के लिए अपने हिसाब से बजट तैयार करेंगे, कहां पर कितना खर्च करना है, कौन सी योजना चलानी है, कहां पर किसको लाभ देना है, वो ये करने वाले साहब के, तो इनके लिए दोबारा बजट पेश करना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों हमारे संविधान के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर हमने ये बोल दिया कि जिस साल दोस्तों इलेक्शन होंगे उस साल जो है 1 फरवरी को अंतिम बजट पेश होगा, अस्थायी बजट पेश होगा। जब इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन के बाद में रिजल्ट दोस्तों आ जाएगा, तो रिजल्ट आने के बाद में जो नई गवर्नमेंट बनेगी वो दोबारा से दोस्तों आपके फुल बजट जो है वो पेश करेगी। तो ये अस्थायी क्या होता है, ये अस्थायी बजट होता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। और ये है देखना आपके चुनावी जो वर्ष है, आपके चुनावी जो वर्ष होता है, इस चुनावी वर्ष में नई सरकार के गठन होने के बाद फुल बजट दोबारा पेश होता है। अभी तो सरकार वही रही है, तो हो सकता है वो सेम कर दे उसको, और हो सकता है वो नई आपके बजट वो भी पेश कर दे वो उसके ऊपर। अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाए तो आप जानते हो बजट आपका नया पेश होगा, ठीक है। इस तो राजस्थान के अंदर जो होने वाला है, राजस्थान में जब बजट पेश हुआ था तब अशोक गहलोत जी की सरकार थी, कांग्रेस की, पर अब जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट आ चुकी है, भजन लाल जी हमारे मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो वो अब दोस्तों नया बजट पेश करेंगे। कब करेंगे तो मुझे नहीं पता, पर वो करेंगे, ठीक है। तो ये काम हमारे ध्यान रखना आपको। तो इस साल हमारा पेश क्या हुआ है, अंतरिम बजट पेश हुआ था 24-25 के अंदर, ठीक है। इस साल 1 फरवरी 24 को हमारा अंतरिम बजट जो है वो पेश हुआ। इसलिए आप चेक करना दोस्तों, आप चेक करना, इसलिए कोई बड़ी-बड़ी योजनाएं जो हैं वो इस बार नहीं आई थी। लोगों ने कहा था कि बजट जो आपके बोरिंग बजट है ना, कोई भी रिबेट नहीं मिली, कोई भी छूट नहीं दी गई आपके, कोई भी योजना नहीं स्टार्ट की आपके, क्योंकि दोस्तों अंतिम बजट था ना, फुल बजट नहीं था। उन्हें नहीं पता कि आगे गवर्नमेंट किसकी आने वाली है, इसलिए कोई ऐसी बड़ी घोषणा इसके अंदर नहीं की गई, ठीक है। तो ये पेश दोस्तों इस बार किया गया। यहाँ पर इस बार आपके युवाओं के लिए, युवाओं के साथ दोस्तों आपके युवाओं के लिए, इसके अलावा युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, कृषि के लिए, इनके ऊपर इस बार जो है वो आपके बल दिया गया, ठीक है। इस बजट में आपके युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, कृषि के लिए लिखना आपके, तो फोकस कौन था आपके यहाँ पर फोकस कौन लिखना, तो यहाँ पर फोकस है आपके यूथ के ऊपर फोकस था। इसके अलावा महिला आपके फोकस थी इसके अंदर, किसान फोकस में थे ना, तो इसमें लिखना आपके यूथ फोकस में था, इस बार आपके युवा फोकस में थे। इसके अलावा महिला जो है वो फोकस में थी इसमें। इसके अलावा किसान जो है वो इसमें फोकस में थे। इसके अलावा गरीब जो है ना वो फोकस में थे ना, तो गरीबी फोकस में थे। तो ये 4 प्राथमिकताएं थी इस बार ना, ये 4 प्राथमिकताएं थी, यूथ, फार्मर, महिला, गरीब, आपको नोट करना है। 4 में इस बार आपके, इन 4 को भारत के विकास का 4 स्तंभ बताएंगे, ठीक है। ये 4 स्तंभ है ना, ये भारत के विकास के 4 स्तंभ है, 4 पिलर है, ठीक है। भारत के विकास के 4 स्तंभ है, 4 पिलर है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो भारत के विकास के 4 स्तंभ जो है, 4 पिलर जो है, ये आपके सामने यहाँ पर है, युवा, महिला, किसान, गरीब, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। बहुत सारी दोस्तों बातें इसमें कही आपकी, हमने पीछे क्या क्या किया, ठीक है। जनधन योजना में हमने क्या किया मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। स्वनिधि योजना में हमने क्या किया है, किसान सम्मान योजना में हमने क्या किया है, वो सारी बातें यहाँ पर की गई आपके। जनमन योजना में हमने क्या किया है, वो सारी बातें बजट के शुरुआत में जो हमारी पिछली उपलब्धियां हैं, जो सरकार की पिछली अचीवमेंट योजनाएं थी, उनके बारे में जिक्र यहाँ पर किया गया, ठीक है। विश्वकर्मा योजना जो है उसकी बात दोस्तों यहाँ पर होती है, ठीक है। तो अमृत काल की बात भी यहाँ पर होती है। अमृत काल में विकास के लिए 5 स्तंभ दोस्तों यहाँ पर दिए गए आपके, कि जो किसान है उसको फूड प्रोसेसिंग की तरफ बढ़ाना चाहिए हमें। किसान केवल टमाटर ना उत्पादित करे, टमाटर के साथ में उसकी चटनी बनाकर बेच दे, जिससे उसको प्रॉफिट और होने वाला है, वो बात दोस्तों यहाँ पर होती है, ठीक है। नारी शक्ति के प्रोत्साहन की बात यहाँ पर होती है। यहाँ पर मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब दोबारा बजट आएगा तो वो आपके काम का होने वाला है, ठीक है। पर यहाँ दोस्तों कुछ आंकड़े हमें लिखने पड़ेंगे कि जो हमारे पास जो रुपया जो आता है, जो हमारी जो आय है, उसमें किसका कितना परसेंट हिस्सा है, वो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर ना। तो आप लिखिए दोस्तों आपके रुपया कहाँ से आता है, ठीक है। बाकी दोबारा आएगा तो मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पर जो है इसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको पढ़ना ही हो दोस्तों तो मैंने यूट्यूब पर पूरा पढ़ाया हुआ है, आप चेक कर लेना। 1 फरवरी की तारीख को ही शाम को 8 बजे मैंने ये पूरा पढ़ाया था। 1 घंटे का वीडियो है, यहाँ पर 2 पेज छोड़ दीजिएगा और पूरे को आप यहाँ पर नोट कर लीजिए अगर आपको जरूरत हो तो, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, फिर भी मैं 2-3 आपको आंकड़े दिखा रहा हूँ आपके। एक तो लिखिए आप दोस्तों रुपया जो है वो कहाँ से आता है, ठीक है। और लिखिए आप रुपया कहाँ जाता है। अगर दोस्तों भारत के पास 100 रुपया आता है, अगर भारत के पास में 100 रुपया आता है तो उसमें कहाँ से टैक्स से कितना पैसा आता है, जीएसटी से कितना दोस्तों आता है, इसके अलावा और सारी चीजें जो आपकी उनसे कितना आता है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो रुपया कहाँ से आता है, रुपया कहाँ जाता है, ठीक है। देखो पहला पॉइंट दोस्तों, हमारे पास रुपया तो कहाँ से आता है, जीएसटी से आता है। हमारे पास कितना 18 पैसा जो आपके, मतलब 100 रुपए में 18 रुपए कहाँ से आते हैं, जीएसटी से आते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स जो आपके वहां से 17 रुपए हमारे पास दोस्तों आते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। बाकी दोस्तों जो हमारा इनकम टैक्स है उससे भी हमारे पास 19 पैसे जो है वो इनकम टैक्स से भी आते हैं, ठीक है। तो आप लिखिए मेरे साथ में रुपया कहाँ से आता है, देखिए रुपया कहाँ से आता है ना, जो आयकर जो है, जो इनकम टैक्स है, इससे आता है 19 रुपया, ठीक है। 19% जो है वो आयकर से आता है, इनकम टैक्स से आता है 19 रुपए, ठीक है। जो हमारी उधार जो होती है, जिसको मार्केट बोरोइंग कहते हैं, याद करो दोस्तों, जो हमारा घाटा जो आपके उससे आता है 28 रुपया, मतलब 100 रुपया अगर हमारे पास आ रहा है तो उसका 28 रुपया तो हमारे पास कौन सा है, जो हमने उधार लिया है वही है, ठीक है। तो मार्केट बोरिंग से 28 रुपया आता है, आयकर जो होता है उससे 19 रुपया आता है, जीएसटी जो होता है आपके उससे आपके 18 रुपया आता है, ठीक है। जीएसटी से हमारे पास कितना आता है, 18 रुपया आता है। और जो निगम कर जो होता है, जो कंपनी के ऊपर टैक्स जो लगता है, निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है, उससे हमारे पास 17 रुपया आता है, ठीक है। तो पहला स्थान उधार का हो गया, दूसरा स्थान आयकर का हो गया, तीसरा स्थान जीएसटी का हो गया, चौथा स्थान निगम कर का हो गया, ठीक है। तो उधार मार्केट बोरिंग 28%, ठीक है। आयकर से 19% उससे, जीएसटी से 18% है, निगम का 17%। आपसे ये परसेंट नहीं पूछता कितना आया, कितना रुपया आया, आपसे पूछता क्रम क्या है। तो उधार सबसे अधिक पैसा उधार से आता है, आपको सर्वाधिक पैसा तो उधार से आता है, ठीक है। अब सोचिए तो सर्वाधिक पैसा उधार से आएगा तो उस उधार का हमें ब्याज भी तो देना पड़ेगा ना, उस उधार का ब्याज भी हमें देना पड़ेगा, जिसको हम इंटरेस्ट पेमेंट कहते हैं, ब्याज अदायगी बोलते हैं दोस्तों। तो अगर दोस्तों उधार से पैसा अधिक आएगा तो ब्याज भी हमारा अधिक जाएगा। तो भारत का सर्वाधिक पैसा कहाँ जाता है, ब्याज अदायगी में जाता है। देखिए कुछ रुपये कहाँ जाता है आपके, तो नंबर फर्स्ट आपके इंटरेस्ट पेमेंट जो है इसको बोलते हैं ब्याज अदायगी, क्या बोलते हैं, ब्याज अदायगी बोलते हैं इसको। लिखिए 20 पैसा जो है वो ब्याज अदायगी में चला जाता है ना। तो 20 पैसा जो इंटरेस्ट पेमेंट है, जो हमने लोन लिया हुआ है, उस लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो हमें देना पड़ता है, उसमें 20 रुपया हमारा 100 में से उसके अंदर जाता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। वहीं दोस्तों सेंटर जो है आपके उससे कुछ पैसा आपके स्टेट के अंदर आपके वो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, टैक्स का पैसा जो होता है, जो फीस होते हैं आपके वो पैसा जो होता है वो स्टेट के अंदर उसका हिस्सा होता है, वो भी आपके 20 पैसा। देखिए जो राज्यों का जो हिस्सा होता है ना, जो राज्यों का हिस्सा होता है वो भी आपके 20% होता है, ठीक है।
राज्यों का हिस्सा भी आपके 20% होता है, ठीक है। बाकी जो योजनाएं चलती हैं आपकी, उनके लिए भी अलग अलग पैसा होता है, पेंशन के लिए अलग है, डिफेंस के लिए अलग है, बहुत सारे आपके और भी, ठीक है। पेंशन के लिए अलग है, 4 पैसा पेंशन के लिए, मतलब 4% पैसा पेंशन के लिए आता है, डिफेंस के लिए 8% पैसा खर्च होता है, वो सारे आंकड़े। पर आपको ये जरूर ध्यान रखना है, सर्वाधिक रुपया कहां से आता है, मार्केट बोरोइंग से ना, और टैक्स में कहां से आता है, इनकम टैक्स से। पहले जो है ना, इससे पहले जीएसटी था सर्वाधिक, है ना, इस बार इनकम टैक्स हो चुका है। बाकी अगर पूछूं आपसे सर्वाधिक पैसा कहां जाता है, तो इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर 20 रुपया है, और जो राज्य का जो हिस्सा है उसमें 20 रुपया आपको नोट करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आंकड़ा चेंज नहीं होगा, मैंने इसलिए आपको लिखा दिया है। अगर इस साल दोबारा बजट आएगा तो भी आंकड़ा यही रहने वाला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भी आपका आंकड़ा यही रहेगा, रुपया कहां से आता है, रुपया कहां जाता है, ये आपको नोट करना है। ये हमारा बजट जो था आपके, वो आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। जो बजट था हमारा, उसमें जितनी भी सारी बातें हैं, उसमें जितनी भी सारी बातें, वो सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर लिखा दी है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी इससे पहले वाला मैंने आपको नहीं लिखवाया, कोई मतलब नहीं उसको लिखवाने का, वो मैंने छोड़ दिया है, इस बार मैंने आपको लिखा दिया, ठीक है। टैक्स दो टाइप के होते हैं, टैक्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका टैक्स कौन सा आपकी, एक होता है लिखना आपके टैक्स जो होते हैं, लिख लीजिए, टैक्स दो टाइप के होते हैं। कर जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स होता है, और एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स होता है। हाँ भाई साहब, आज मैच है, देखते हैं क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब प्रत्यक्ष कर होता है, और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। देखो समझ लीजिए आप, प्रत्यक्ष कर का मतलब ये है कि टैक्स मेरे ऊपर लगा है। क्या इसका, टैक्स मेरे ऊपर लगा है तो मैं ही उसको भरूंगा। अगर जो टैक्स मेरे ऊपर लगा है तो मैं ही उसको भरूंगा, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर, ठीक है। मतलब कहने वाली जो बात ये है कि जिसके ऊपर कर लगता है वही उसका भुगतान करे, तो वो होता है प्रत्यक्ष कर, ठीक है। देखिए, कर आरोपण और कर भुगतान दोनों समान हैं। जिसके ऊपर कर आरोपित किया गया है ना, वही टैक्स भरे, वो होता है डायरेक्ट टैक्स। मैं अगर दोस्तों जो सैलरी उत्कर्ष से लेता हूँ, उस सैलरी के एवज में मैं ही टैक्स भरता हूँ, उत्कर्ष नहीं भरता है, तो ये होता है कि आपके डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। तो लिख लीजिए, इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है मेरी पर्सनल इनकम टैक्स, पीआईटी, इसको आयकर बोलते हैं, पर्सनल इनकम टैक्स बोलते हैं। ये एक व्यक्ति के ऊपर होता है, ठीक है। वही कंपनी के ऊपर होता है निगम का। कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी, जो कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा उसके ऊपर वो देना पड़ेगा उसको, जिसके ऊपर लगेगा वही आपके इसको भरपाई करेगा, नोट करना, ठीक है। तो आयकर और निगम का इसका एग्जांपल दोस्तों ना, वही आप सोचिए साथियों कि टैक्स लगे किसी और के ऊपर, भरे कोई हो, ठीक है। देखिए, ठीक ना, कर किसी और के ऊपर आरोपित होता है, कर किसी और के ऊपर आरोपित होता है, जबकि कोई और उसको भरता है, जबकि कोई और उसे भरता है, ठीक है। एग्जांपल दोस्तों देखिए, एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल देखिए, ये रसगुल्ला सेल का डिब्बा है, ठीक है। यह सेल का डिब्बा है, और इस सेल के डिब्बे पे जो है एमआरपी लिखा हुआ है, ठीक है। एमआरपी लिखा हुआ है 315 रुपए सेल के डिब्बे की, दोस्तों एमआरपी है। अब इसको बनाने वाला कौन सी कंपनी है, बनाने वाली कंपनी ड्यूरासेल कंपनी जो है वो सेल बनाती है। दोस्तों गवर्नमेंट ने इस सेल बनाने वाली कंपनी के ऊपर टैक्स लगाया, ठीक है। गवर्नमेंट ने इस सेल बनाने वाली जो कंपनी है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। तो ये टैक्स भरना किसको चाहिए था, इस सेल बनाने वाली कंपनी को भरना चाहिए था। और दोस्तों ये बहुत शानी कंपनी थी, इसने क्या करा, इसने एमआरपी बना दी अपनी, और उसके नीचे लिख दिया सभी टैक्स इसमें इंक्लूड है। और सो ये एमआरपी जब लगेगी तो मैं जब इसको लेने जाऊंगा तो मैं इसकी एमआरपी जो दूंगा वो 315 रुपए देने वाला हूं, उसमें टैक्स उसी में इंक्लूड है। तो टैक्स लगा किसके ऊपर था, कंपनी के ऊपर लगा था। भरेगा कौन दोस्तों, भरूंगा मैं। कौन भरेगा, जो उसको खरीदने वाला है वो भरेगा, तो कंज्यूमर इसको भरता है। जितने भी वस्तुएं हैं मार्केट में, जितनी भी सर्विस है मार्केट में, उन सबके ऊपर टैक्स कौन सा होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है। लगता बनाने वाली कंपनी पर है, भरता जो खरीदता है उसको वो भरता है, कंज्यूमर भरता है, ठीक है। तो जीएसटी जो होता है आपके, तो जीएसटी जो होता है आपके, जीएसटी जो होता है, जीएसटी इसका एग्जांपल है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। पहले तो बहुत सारे टैक्स थे पर हम मर्ज कर दिया इनको, एक टैक्स बना दिया है, जीएसटी बना दिया इसको। तो जीएसटी इसका एग्जांपल दोस्तों, आज आप कुछ भी लेने जाओ मार्केट में, आप कोई टी-शर्ट खरीदने जाओ मार्केट में, आप देखना उसकी प्राइस कितनी होती है, अंत में जब आप खरीद देते हो ना उसको, तो उसमें जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी सब कुछ जोड़ देते हैं ना, लगा उनके ऊपर था, भरा हमने, उसे बोलते हैं हम अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। जीएसटी दोस्तों इसका एग्जांपल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जीएसटी इसका एग्जांपल। अब देखिए, जीएसटी की बात करूं मैं आपसे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। पहली बात तो ये भारत में लागू कब से होता है, तो भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके लिए संविधान में हमारे पास में 101वां संविधान संशोधन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 101वां संविधान संशोधन होता है, और उसके द्वारा भारत में जीएसटी आपके इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। और आप जानते हो जीएसटी के लिए संविधान में 2 आर्टिकल जोड़े गए, 246A और आर्टिकल नंबर 279A, ठीक है। जीएसटी का उल्लेख कहां पर है, जीएसटी का उल्लेख 246A के अंदर, ठीक है। जीएसटी दोस्तों भारत में संवर्ग की सूची पे लगने वाला कर है। इसका मतलब क्या है, अभी तक दोस्तों ये था कि टैक्स जो या तो सेंटर लेती है या स्टेट लेती है, अभी तक तो ये था। आयकर जो है, जो मेरी इनकम पे टैक्स लगता है वो सेंटर के पास जाता है, स्टेट के पास नहीं जाता, ठीक है। जो मेरी कंपनी, अगर कोई कंपनी है उसके ऊपर टैक्स लगता है वो भी किसके पास, सेंटर के पास जाता है, ठीक है। या तो टैक्स सेंटर लेता है या तो स्टेट लेता है, पर यहाँ पर दोनों लेते हैं ना। आप चेक करना दोस्तों, आज के बाद जब आप चेक करोगे, देखना आप जब टी-शर्ट लेकर आओगे, देखना उसपे आपको लिखा मिलेगा सीजीएसटी, उसके नीचे लिखा है एसजीएसटी। तो सीजीएसटी का मतलब सेंटर ने लिया है, एसजीएसटी का मतलब स्टेट ने लिया है, और आईजीएसटी भी लिखा होता है उसमें ना, एक आईजीएसटी भी लिखा होता है। कोई चीज कहीं से बाहर जा रही है, किसी स्टेट से बाहर जा रही है, तो उसमें आईजीएसटी लगता है। तो सीजीएसटी भी लिखा मिलेगा आपको, एसजीएसटी मिलेगा ना। इसका मतलब है कि टैक्स जो है वो केंद्र भी लगाएगा और राज्य भी लगाएगा, सीजीएसटी भी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा, और अगर स्टेट चेंज हुआ तो आईजीएसटी भी लगेगा। तो ये आपको संवर्ग की सूची पर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर कौन सा है, वो जीएसटी है। आर्टिकल नंबर 246A के अंदर ये लिखा हुआ है, ठीक है। 279A पूछूं आपसे, जीएसटी काउंसिल का उल्लेख यहाँ पर, ठीक है। जीएसटी की दर क्या होंगी, 0% होंगी, 5% होंगी, 12% होंगी, 18% होंगी, 28% होंगी, यह आपकी जीएसटी काउंसिल तय करता है। और जो भारत के जो वित्त मंत्री होते हैं, आपके जो भारत के वित्त मंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, आपको नोट करना है, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के वित्त मंत्री जो है वो जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष है, ये आपको नोट करना है, ठीक है।
अगर आपसे पूछो दोस्तों इसके लिए कमेटी कौन सी बनती है स्थापना, इसके लिए भारत में विजय केरकर समिति बनती है, ध्यान रखिए ठीक है, इसके लिए भारत में विजय केरकर समिति बनती है, ये आपको नोट करना है ठीक है। जीएसटी को पास करने वाला पहला स्टेट कौन सा था आपके, ये पहला स्टेट असम था, ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है, पहला स्टेट असम था, ये भी आपको नोट करना है ठीक है। बाकी दोस्तों वर्ल्ड में कहां पर शुरू हुआ था आपके, वर्ल्ड में आपके इसको वीएटी बोलते हैं, वैट कहते हैं, आपकी फ्रांस में शुरू हुआ ठीक है। तो विश्व में पहली बार कहां शुरू होता है, तो विश्व में पहली बार जो है ये फ्रांस में लागू हुआ था, नोट करना ठीक है। पर हमने फ्रांस से नहीं लिया है, हमने कहां से, हमने इसको लिया कहां से, कनाडा से ठीक है। हमारा जीएसटी कहां से लिया गया है, हमारा जीएसटी जो है वो कहां से, कनाडा से लिया गया है, ये भी आपको नोट करना है ठीक है। तो ये सारी बातें आपके सामने जीएसटी के बारे में। जो टैक्स हमारा, मैंने कहा एक टैक्स कौन सा है, एक टैक्स दोस्तों हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है, आपके डायरेक्ट टैक्स होता है ठीक है। इस जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स वन सिस्टम बोलते हैं। क्या जीएसटी को हम क्या बोलते हैं, वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र एक कर, वन नेशन वन टैक्स वन सिस्टम कहते हैं जीएसटी को। एक राष्ट्र एक कर एक व्यवस्था जो है वो जीएसटी दोस्तों होता है। एक बात नोट करना दोस्तों, आप जीएसटी जो होता है ना आपके, जीएसटी किसके ऊपर से लगता है, जीएसटी दोस्तों हमेशा आपके एक आपके डेस्टिनेशन टैक्स होता है, गंतव्य के ऊपर टैक्स लगता है जीएसटी, आपको नोट करना है ठीक है। जीएसटी जो होता है वो किसी वस्तु के ऊपर डेस्टिनेशन टैक्स लगता है, ये आपको नोट करना है। गंतव्य टैक्स लगता है ठीक है, गंतव्य कर लगता है, नोट कीजिए ठीक है। जीएसटी जो होता है वो एक आपके डेस्टिनेशन टैक्स होता है, गंतव्य कर होता है, ये आपको नोट करना है ठीक है। मतलब कि रसगुल्ला जहां पर दोस्तों वस्तु जा रही है आपके उस स्थान पर जो डेस्टिनेशन उसकी है टैक्स वहीं पर उस पर लगता है, बार बार टैक्स नहीं लगता है ना। जहां पर बनी वहां पर टैक्स उस लग गया, जिस राज्य से निकली वहां टैक्स लग गया, जिस राज्य में पहुंची वहां टैक्स लग गया, तो 3 बार टैक्स लग जाएगा उसके ऊपर। इससे अच्छा जहां पर एक बार पहुंचती है वहीं पर क्या कीजिए, वहीं पर जीएसटी लगा दीजिए। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डेस्टिनेशन टैक्स बोलते हैं, आपको नोट करना है ठीक है। ये आपके नोट कीजिएगा, ये आपको ध्यान रखना है ठीक है। एक दो पॉइंट और लिख दीजिए आप आपके कि सवाल पूछूं आपसे भारत में दो क्षेत्र कौन कौन से हैं जो अभी भी दोस्तों भारत में पूरी तरह गवर्नमेंट के हाथ में है। रेल परिवहन दोस्तों, एयर आपके हवा वाला नहीं है ना, हवा में तो इंडिगो भी है, स्पाइस भी है, बहुत सारी आपकी प्राइवेट कंपनी भी है ठीक है। तो ये तो रेल परिवहन दोस्तों कोई प्राइवेट रेल नहीं है ना, ऐसे ऐसे इंडिगो की रेल रोड नहीं, सारी रेल गवर्नमेंट की रेल है ठीक है। एक इसके अलावा जो परमाणु ऊर्जा आपकी, दोनों क्षेत्र किसके लिए है, अभी भी सरकार के लिए रिजर्व है ठीक है। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर एक नोट और लिख दीजिए, देखिए सरकार के लिए लिखना, सरकार के लिए दो क्षेत्र क्या है, रिजर्व है। कौन कौन से हैं? सरकार के लिए दो क्षेत्र रिजर्व है, एक तो है रेलवे, रेल परिवहन, और एक हमारा कौन सा, एक लिखिए आप रेल परिवहन हो गया, एक तो लिखिए आपके परमाणु ऊर्जा। ये दोनों हमारे सरकार की रिजर्व है, आपको नोट करना है ठीक है। ये दोनों सरकार की रिजर्व, आपको ध्यान रखना है ना। ये भी आपको नोट करना है ठीक है। देखिए योजनाएं जो होंगी ना उसको हम कल कर लेंगे ठीक है, कल भी आपकी क्लास रखवा देंगे और कल पूरा कर देंगे योजनाएं आपकी ठीक है। तो रविवार को भी क्लास रख लेते हैं आपकी और योजनाएं कल पूरी कर देते हैं ना, क्योंकि अभी मैं पढ़ाऊंगा उसको, आधी रह जाएंगी, आधी पढ़ाऊंगा, आप सोचोगे कि सर छोड़ दिए, तो इससे अच्छा कल पूरा कर देंगे। अभी 15-20 मिनट हम जो समितियां जो है ना, इकोनॉमिक्स में जो समितियां होती है, जो महत्वपूर्ण समितियां होती है वो और लिखवा दूं आपको, फिर हम अभी छोड़ देंगे आपको, कोई टाइम पूरा हो जाएगा इतने, और योजनाएं हम कल संडे को पूरा कर देंगे ठीक है। मंडे से तो हमारा जो आधुनिक इतिहास है वो शुरू होगा ठीक है। तो लिखिए आप मेरे साथ में, देखिए इकोनॉमिक्स की कुछ महत्वपूर्ण समिति लिखिए आप, समितियां लिखिए। नंबर फर्स्ट नरसिम्हन समिति लिखिए, नंबर फर्स्ट नरसिम्हा समिति। नंबर सेकंड, ये तो आप जानती हो, भगवती समिति, ये तो मैंने आपको लिखाया भी हुआ है, बाकी आप जानते भी हो भगवती समिति के बारे में ठीक है। नंबर थर्ड एल के झा समिति लिखिए, नंबर थर्ड एल के झा समिति ठीक है। नंबर फोर्थ लिखिए आप लोग आपकी, देखिए नंबर थर्ड अभी लिखूंगा इनका ना, सरकारी आयोग में लिखा चुका, आपको सेंट्रल स्टेट वाला याद कीजिए। और इसके अलावा लिखना आपकी एक बड़ी महत्वपूर्ण समिति है राजा चलिया समिति। देखो नंबर फर्स्ट कौन सी, एक और लिख लो, फिर पांचों को एक साथ बताऊंगा आपको। देखिए राजा चलिया समिति, ये नंबर 4 लिखो ना। तो नरसिम्हा समिति लिखिए, देखो नरसिम्हा समिति किसके लिए, आपके बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए, बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए नरसिम्हा समिति ना। भगवती समिति पूछूं आपसे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के लिए, किसके लिए, बेरोजगारी के लिए भगवती समिति, आपको नोट करना है ठीक है। एल के झा कमेटी पूछूं आपसे लिखना, आपके एल के झा कमेटी आपके अप्रत्यक्ष कर के लिए, एल के झा कमेटी आपके अप्रत्यक्ष कर के लिए ठीक है। चलिया कमेटी पूछूं आपसे, ये भी रसगुल्ला टैक्स रिफॉर्म के लिए ना, कर सुधार के लिए। यहाँ लिख लो वांचू कमेटी, एक वांचू लिख लो, वांचू समिति, ये प्रत्यक्ष कर के लिए, किसके लिए, प्रत्यक्ष कर के लिए जो है वांचू समिति ठीक है। जो डायरेक्ट टैक्स होता है आपके उसके लिए वांचू समिति आपको नोट करना है, प्रत्यक्ष कर के लिए वांचू समिति आपको नोट करना है ठीक है। वांचू समिति प्रत्यक्ष कर के लिए आपको ध्यान रखना है ठीक है, प्रत्यक्ष कर के लिए वांचू समिति आपको नोट करना है। आगे लिखिए, देखो दोस्तों एक कमेटी आपके सी रंगाजन कमेटी जो गरीबी के लिए ठीक है, बाकी रंगाजन कमेटी आपकी जो है वो पेमेंट आपके भुगतान संतुलन के लिए लिखना। रंगराजन समिति जो है, जो समिति आपकी ये किसके लिए आपके, ये भुगतान संतुलन के लिए, भुगतान संतुलन के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बैलेंस करने के लिए समिति ना। एक तो मालेगांव समिति, बड़ी महत्वपूर्ण समिति है, मालेगांव समिति पूछूं आपसे एग्जाम के लिए, महत्वपूर्ण समिति आपके मालेगांव समिति, ये जो प्राथमिक पूंजी बाजार होता है हमारा उसके लिए ठीक है। तो प्राथमिक पूंजी बाजार के लिए मालेगांव समिति, प्राथमिक पूंजी बाजार के लिए आपके, प्राथमिक पूंजी बाजार के लिए मालेगांव समिति आपको नोट करना है ठीक है। एक देखिए तारापुर समिति, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है, तारापुर समिति, ये मालिक महत्वपूर्ण, तारापुर महत्वपूर्ण। तारापुर तो बहुत बार एग्जाम में आई समिति आपकी। तारापुर समिति 2 बार बनी थी 97 के अंदर, कब बनती है 97 के अंदर जो है ये कमेटी तैयार होती है। तारापुर कमेटी आपकी जो पूंजी खाता आपकी उसकी परिवर्तनशीलता जो है उसके लिए बनाएगी ठीक है। तो देखिए पूंजी खाते की परिवर्तनशीलता जो है, कन्वर्टिबिलिटी जो है, उसके लिए कौन सी कमेटी बनती है, तारापुर कमेटी बनती है, नोट करना बहुत ही महत्वपूर्ण ठीक है। एक ये पार्थ सारथी सोम समिति है ना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, पार्थ सारथी सोम कमेटी, ये कर नीति के लिए बनाई गई थी ना,
कई रसगुल्ला देश दोस्तों ऐसे देश है जहां पर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है, उनको बोलते हैं टैक्स हेवन कंट्री, जहां पर टैक्स बहुत कम दोस्तों लगता है। दोस्तों कुछ हमारे यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो हमारा जो खुद का टैक्स बचाने के लिए दोस्तों आपके वहां पर कोई कंपनी स्थापित कर देते हैं और फिर वहां से पैसा भारत में भेजते हैं, क्योंकि वहां पर टैक्स लगता नहीं दोस्तों आपके, इसलिए जो पैसा जो ब्लैक मनी जो होता है उसको व्हाइट मनी कर देते हैं आपके लोग, वो आपको यहाँ पर उसका यूज करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं टैक्स हेवन कंट्री बोलते हैं। तो उस कर नीति को बनाने के लिए कर नीति को बनाने के लिए 5 साल की श्रम समिति हमने बनाई है, नोट करना, ठीक है। बाकी दोस्तों हमारा जो 15वां 16वां जो वित्त आयोग आपके पूछूं आपसे, ठीक ना, अरविंद पनगड़िया समिति, देखिए 16वां वित्त आयोग, 16वां वित्त आयोग अरविंद पनगड़िया समिति आपको नोट करनी है, ठीक है। बाकी जो मुस्लिम जो है आपके उन मुस्लिमों का सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कमेटी बनती है, सच्चा समिति ना, सच्चा समिति, सच्चा समिति किसके लिए बनती है? मुस्लिमों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कमेटी कौन सी बनती है? मुस्लिमों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उनकी जो स्थिति होती है उसके अध्ययन के लिए क्या है, उसकी स्टडी के लिए कमेटी कौन सी बनती है? सत्ता कमेटी बनती है, नोट करना, ठीक है। तो रंगराजन कमेटी, देखो वो गरीबी वाली दोस्तों अलग है ना, गरीबी वाली तो है आपके, वो मैंने नहीं लिखवाई आपको, लकड़ वाला है, रंगराजन है, या फिर सुरेश तेंदुलकर समिति है, या डांडी का फॉर्मूला है, वाई के अलग समिति, वो तो मैं लिखा चुका हूं, तो नहीं लिखाई, ठीक है। सरकारी आयोग है, या फिर आपका ये जो आपके पुंछी आयोग है, या फिर जो है मैंने आपको विवेक देवरा कमेटी मैंने आपको लिखाई, या फिर मैंने आपको विजय केरकर समिति मैंने लिखाई, वो तो मैं लिखा चुका हूं, तो मैंने आपको उनको रिपीट नहीं किया, ठीक है, रिपीट नहीं किया, मैंने आपको नई कमेटी आपको लिखाई, ठीक है। मंडल कमीशन पूछूं आपसे किसके लिए? रिजर्वेशन के लिए, सीटों के लिए आपको लिखा चुका हूं, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सिटी जो ग्रांट कमीशन जो यूजीसी है उसमें सुधार के लिए कोठारी आयोग, कोठारी आयोग पूछूं आपसे, कोठारी आयोग छापना, यूनिवर्सिटी जो ग्रांट कमीशन है उसके लिए कौन सा है? कोठारी आयोग आपको नोट करना है, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में आपके अभी हाल ही में एक कमेटी बनती कौन सी? पीके होता कमेटी, कौन सी है? पीके होता कमेटी, ठीक है। एक कमेटी बनती है हाल ही में के राधाकृष्णन आयोग, एक कमेटी बनती है हाल ही में रामनाथ कोविंद कमेटी, एक आयोग बनता है विजय राघवन पैनल, एक बनता है माधव गोडगिल समिति, माधव गोडगिल समिति, ठीक है। एक लिखिए आबिद हुसैन समिति, देखो आबिद हुसैन समिति लिखिए ना, आबिद हुसैन समिति, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण, ठीक है। एक लास्ट मल्होत्रा समिति लिख दीजिए, बाकी गरीबी वाली मैंने नहीं लिखवाई, ठीक है। गरीबी वाली पंचायत जो मैं आपको नोट्स में लिखा चुका हूं, मैंने वापस से बलवंत राय मेहता समिति है, डांडी का अलग फॉर्मूला है, वाई की अलग समिति है, इसके अलावा लकड़पाला कमेटी है, इसके अलावा सुरेश तेंदुलकर कमेटी है, ये मैंने आपको नहीं लिखवाई, ठीक है। वो आप वहां पर पढ़ लीजिएगा, वापस रिपीट क्यों करना उन चीजों को, ठीक है। देखिए पहला है मल्होत्रा कमेटी, नीचे लिख रहा हूं आपके, ये किसके लिए? बीमा सुधार के लिए ना, तो बीमा सुधार के लिए कौन सी कमेटी है? मल्होत्रा कमेटी, बीमा सुधार के लिए आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण कमेटी है ना। आबिद हुसैन कमेटी आपके लघु उद्योग के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लघु उद्योग जो है उनके विकास के लिए आबिद हुसैन कमेटी है ना। माधव गोडगिल कमेटी पूछूं आपसे पश्चिमी घाट के लिए, किसके लिए? पश्चिम घाट के संरक्षण के लिए कमेटी कौन सी? माधव गोडगिल कमेटी है ना। विजय राघवन पैनल पूछूं आपसे डीआरडीओ की समीक्षा के लिए छापना, हाल ही में आपके विजय राघवन पैनल बनाया गया, ठीक है। रामनाथ कोविंद कमेटी पूछूं आपसे वन नेशन वन इलेक्शन, किसके लिए? वन नेशन वन इलेक्शन के लिए रामनाथ कोविंद कमेटी बनाएगी, नोट करना, ठीक है। और राधाकृष्णन आयोग पूछूं आपसे जो आपके एग्जाम जो होते हैं वो उन एग्जाम्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, नकल रोकने के लिए कमेटी कौन सी है? तो परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए इसरो के पूर्व चेयरमैन उनकी अध्यक्षता में कौन सी कमेटी बनती है? राधाकृष्णन आयोग बनता है, आपको नोट करना, ठीक है। अब बताओ पीके होता कमेटी मैंने आपको कहां दोस्तों लिखवाई है? ये आजकल की करंट अफेयर्स की क्लास में मैंने लिखवाई है आपको ना, जो पीके होता कमेटी है ये मैंने आपको बहुत अभी आजकल की जो क्लास है उसी में लिखवाई है। पीके होता कमेटी आपको बतानी कहां पर मैंने आपको इसको नोट करवाया है। बताइए कहां पर अभी हाल ही मैंने आपको पीके होता कमेटी लिखवाई है, ठीक है। एक आप तो छाप दो जो सुबह क्लास लेते हैं, बताओ फटाक से, तो लिखिए जो हमारी एपी होता, सॉरी इसको एपी होता करना भाई, पीके होता नहीं एपी होता है, ठीक है तो होता ही है ना। तो लिखिए ये डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के लिए बनाई है, डिजिटल पेमेंट जो भी ऑनलाइन पेमेंट होते हैं उसमें लिखना धोखाधड़ी जो होती है उसे रोकने के लिए, ठीक है, इसे रोकने के लिए हमने बनाई है, हमने नहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाई, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एपी होता जो कमेटी है ये तैयार की अभी हाल ही में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल पेमेंट में धोखाधड़ी होती है उसको रोकने के लिए तैयार किया, आपको नोट करना, ठीक है। बाकी दोस्तों अभी हाल ही में अरे वो कस्तूरी रंगन कमेटी रसगुल्ला नोट कर ले, अगर पूछूं आपसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके लिए कमेटी कौन सी है? कस्तूरी रंगन कमेटी है, कस्तूरी रंगन समिति है, ध्यान रखना, ठीक है। किसके लिए? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए कस्तूरी रंगन कमेटी है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए कस्तूरी रंगन कमेटी आपको, बाकी तो सारी मैं आपको लिखा चुका हूँ, नाबार्ड के लिए कौन सी है, गरीबी के लिए तो ये सारी बातें मैं लिखा चुका हूँ आपको ना, नाबार्ड के लिए कौन सी है, इसके अलावा गरीबी के लिए कौन सी है, इसके अलावा सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए कौन सी है, इसके अलावा मैंने आपको बहुत सारी और लिखाई है कि
जो हमारा इसके अलावा आरक्षण के लिए कौन सी बनाई गई थी याद करो, मंडल कमीशन वगैरह यहाँ पे, वो सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको वापस रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, वो तो आप वहां पर पढ़ लेना, ठीक है। तो ये हमारी कमेटी वाला पोर्शन भी आपका यहाँ पर पूरा हो गया है। कमेटी जो थी मैंने आपको सारी यहाँ पर लिखवा दी, ठीक है। चलिए ये आपका कमेटी वाला पोर्शन हो गया। एक लास्ट पॉइंट और लिख लीजिए इकोनॉमिक्स का, वो है महारत्न कंपनी। लिखिए महारत्न कंपनी, नाम सुना होगा आपने, महारत्न कंपनी। ये भारत की वो कंपनी है जो भारत की रीढ़ की हड्डी है ना, जो भारत की इंडस्ट्री की बोन मेरो है, रीढ़ की हड्डी है, ये वो कंपनी आपके महारत्न कंपनी, ठीक है। ये कितनी है, कौन कौन सी, बाद में बताऊंगा आपको। पहले सुनिए दोस्तों, आपके इस कंपनी में कौन शामिल दोस्तों होता है, ठीक है। इस कंपनी में वो शामिल होगा जो पिछले, चिंता मत कीजिए, आपके सारे सवाल मुझे दिख रहे हैं। योजना वाला पोर्शन मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको कल अलग से पढ़ा दूंगा, खिचपिच नहीं करूंगा और बहुत जल्दबाजी में नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। आराम से कल मैं आपको, क्योंकि मैंने उसमें बहुत मेहनत की है, बहुत सारी योजना मैंने निकाली है, तो मैं आपको कल आराम से उसको आराम से पढ़ाऊंगा, चिंता नहीं करनी, ठीक है। 1.5 घंटा लग जाए, 1 घंटा लग जाए, 2 घंटे लग जाए, कल आराम से पढ़ेंगे। कल भी आपकी क्लास होगी, संडे वाले दिन भी, क्योंकि मंडे से तो हमको आधुनिक इतिहास शुरू करना है, ठीक है। अब सुनिए, पूछूं आपसे कि इस कंपनी का दोस्तों मतलब क्या है। ये वो कंपनी आपकी होती है, देखो एक कंपनी का होता है टर्नओवर, कितना उसने पैसा कुल कमाया, ठीक है, एक उसमें से कितना खर्चा आ गया और कितना उसका प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो उसके आधार होते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों कंपनी जो आपकी, उसका पिछले 3 साल का जो टर्नओवर है वो 2500 करोड़ से अधिक का है, ठीक है। पिछले 3 साल जो उसका टर्नओवर जो है 2500 करोड़ से अधिक का है। ये एक साल में काउंट नहीं करेंगे, लगातार 3 साल देखेंगे कि 3 साल लगातार टर्नओवर इसका 25 करोड़ रुपए से अधिक दोस्तों है। और जो उसकी जो नेटवर्थ है ना आपके, वो 1500 करोड़ रुपए, 15,000 करोड़ रुपए आपके बढ़ चुकी है, या फिर जो उसका नेट प्रॉफिट आपके वो हर साल आपके अब 5000 करोड़ रुपए आपके इससे अधिक हो गया है, तो वो कंपनी कौन सी होती है, तो वो कंपनी आपके भारत कंपनी होती है। लिखिए मेरे साथ में, पहली बात तो भारत कंपनी कौन सी दोस्त होगी आपकी, ये वो कंपनी होती है आपकी, मैं सीधा वही लिख रहा हूँ आंकड़े, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि भारत कंपनी आपके ऐसी कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती है आपके, जिनका सालाना टर्नओवर आपके 25,000 करोड़ रुपए से अधिक हो रही है। जिन कंपनी का, पहली बात तो ये कहां पर लिस्टेड होती है, जो स्टॉक एक्सचेंज होता है यहां पर लिस्टेड होती है, ठीक है। और इनका टर्नओवर जो है, सालाना टर्नओवर, एक साल का टर्नओवर जो है 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होगा। और 3 साल, पिछले 3 साल, हम इसे पिछले 3 वर्ष का काउंट करेंगे, ठीक है। तो सालाना टर्नओवर कितना होगा, ये 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होगा, पिछले 3 साल का हम इसमें काउंट करने वाले, ठीक है। वही प्रॉफिट पूछूं आपसे, तो प्रॉफिट आपका 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए, नोट कीजिए, ठीक है। तो औसत नेट प्रॉफिट जो है 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। तो टर्नओवर उसका 25,000 करोड़ रुपए से अधिक हो पिछले 3 साल के अंदर, और जो उसका नेट प्रॉफिट है वो 5,000 करोड़ रुपए से अधिक हो, और जो नेटवर्थ है उसकी वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए। ये आपको 3 पॉइंट होता है, ठीक है। नेटवर्थ भी लिख लीजिए, नेटवर्थ उसकी कितनी हो, 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो, नेट प्रॉफिट जो है 5,000 करोड़ होना चाहिए, और टर्नओवर साल का जो आपके 25,000 करोड़ रुपए आपके टर्नओवर होना चाहिए। ये नेटवर्थ का मतलब, उस मान लो कोई कंपनी है, उस कंपनी की बिल्डिंग है, उस कंपनी का लैंड का रेवेन्यू, उसमें मशीन लगी हुई है, वो नेटवर्थ होता है, ठीक है। तो नेटवर्थ उसका 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए, और प्रॉफिट उसका 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए, और टर्नओवर जो है 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। ये 3 आपको नोट करना है, ठीक है। अभी वर्तमान में सो भारत के अंदर आपसे पूछूं आपसे, वर्तमान में भारत के अंदर आपके कुल 13 भारत कंपनी है, ठीक है। तो वर्तमान में पूछूं आपसे, वर्तमान में भारत के अंदर, हाँ इसके नीचे नवरत्न कंपनियां होती हैं, फिर आपकी मिनी रत्न कंपनियां होती हैं, उसमें श्रेणी 1 श्रेणी 2 होती हैं, ऐसे बहुत सारी होती है, ठीक है। वर्तमान में 13 भारत में महारत कंपनियां हैं। अगर आप चाहो तो मैं इसका नाम आपको लिखा दूं 13 का, अगर आपकी मर्जी हो, बाकी आपको कहीं पर भी मिल जाएंगी 13 कंपनियां, अगर आपका मन में है तो मैं आपको 13 के 13 नाम लिखा दूं, ठीक है। चलिए लिख लीजिए। पहली कंपनी, तो इनका शॉर्ट फॉर्म तो आप जानते हो, जैसे कि आपके गेल है, आईओसी है, गेल है, और आपकी ओएनजीसी है, एचपीसीएल है, और आपके एनटीपीसी है, आरईएल है, सेल है, ये सारी कंपनी भारत कंपनी, भारत की रीढ़ की हड्डी, ठीक है। इनका भेल आपके बीएचईएल, इसको बोलते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, ठीक है। इसको बोलते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स, भारत हैवी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है इसकी फुल फॉर्म, आपको भेल की आपको नोट करनी है, ठीक है। लेकिन नंबर सेकंड आपके बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपकी बीपीसीएल। लिखिए सीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड। लिखिए सीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड। लिखिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको बोलते हैं गेल। क्या बोलते हैं, गेल कहते हैं ना, इलेक्ट्रिक गेल नहीं, आपकी गेल है ना, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। लिखिए एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। लिखिए आईओसीएल, लिखिए आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपके आईओसीएल आपको नोट करना है, ठीक है। देखिए नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल, कोयले से जो आपकी बिजली बनती है उसको बोलते हैं थर्मल पावर, तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है वो होता है आपका एनटीपीसी, ठीक है। आगे लिखिए ओएनजीसी, नंबर 8 लिखिएगा ओएनजीसी, ऑयल एंड, अच्छा ये लिख लीजिए फटाक से। देखिए भेल का मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सीआईएल पूछूं आपसे कोल इंडिया लिमिटेड, जीएआईएल पूछे आपसे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है आपके एनटीपीसी हो गया, ठीक है। 8वां नंबर लिखिए आपके, 8वां लिखिए ओएनजीसी, ऑयल एंड
नेचुरल गैस भारत के बाहर भी काम करती है ना, ओएनजीसी विदेश बोलते हैं उसको ना, कहीं पर तेल निकालना हो, कहीं पर नेचुरल गैस निकालनी हो तो आपकी ओएनजीसी हमारी काम करती है, ठीक है। नंबर 9 लिखिए, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिखिए, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। देखिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो नंबर 9 लिखिए आप, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन आपके ये नंबर 9, ठीक है। देखिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पीजीसीआई लिखिए, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पीजीसीआई भी आपको नोट करना है, ठीक है। लिखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया आपका सेल, क्या हो गया सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आपका सेल हो गया, ठीक है। आगे लिखिए आपके रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपके ना, आरईसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड आपके, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपके नंबर 12, ठीक है। और लिखिए ऑयल इंडिया लिमिटेड छापना, ये नवीनतम भारत की, ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है ये नवीनतम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड नवीनतम है, नोट कर लेना, ठीक है। बाकी तेरा आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, फिर भी आपको नोट्स में दिखा दिया, कभी आपको याद करना हो तो याद कर लेना। 25,000 सालाना टर्नओवर होना चाहिए पिछले 3 साल का, 15,000 नेटवर्क हो और 5,000 आपके प्रॉफिट हो, 25 15 5 ये तीन आपको, 25,000 टर्नओवर, 15,000 नेटवर्क और 5,000 आपके क्या होना चाहिए, 5,000 आपके प्रॉफिट हो तो काम चल जाएगा, तो आपका भारत कंपनी बन जाएगी। पिछले 3 साल का हम देखेंगे तब बनाएंगे, ठीक है। 13 कंपनी आपके सामने, पहली बात तो कौन सी आपकी, पहली आपकी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड आपकी, उसके बाद में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल, उसके बाद में आपके जो कोल इंडी कोल आपके इंडिया लिमिटेड हो गया, इसके बाद में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसके अलावा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसके अलावा दोस्तों आपकी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसके अलावा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसके अलावा जो आपके नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है, इसके अलावा जो आपके रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसके अलावा ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी है। ये सारी 13 कंपनी जो हमारी क्या है, 13 कंपनी भारत की भारत कंपनी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये 13 कंपनी भारत की भारत कंपनी है जो कि आपको यहाँ पर नोट करनी चाहिए, नोट कर लीजिएगा। तो मैंने आपको अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत कुछ पढ़ाया, अभी भी संभव है कि कुछ बातें हमारी रह भी गई हो, संभव है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। एनपीए, हाँ देखिए समझ लीजिए, देखो एनपीए क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होती है इसकी फुल फॉर्म ना, इसको बोलते हैं गैर निष्पादन संपत्तियां, परिसंपत्तियां। देखो इसका अर्थ क्या होता है, मान लो आपने किसी को लोन दिया और आपने निश्चित सीमा के लिए उसको लोन दिया, ठीक है। अब दोस्तों वो सीमा आपकी पूरी हो चुकी है, निश्चित सीमा आपने लोन दिया था, तो उसने आपसे कहा था कि आपको वो टाइम टाइम पर आपका ब्याज देता रहेगा और एक निश्चित सीमा के बाद आपको मूलधन भी वो दे देगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपने उसको लोन दिया और टाइम टाइम पर आपको उसका ब्याज मिलता गया, तो आपकी जो संपत्ति थी जो आपने उसको दी थी वो परफॉर्मिंग एसेट्स होगी, वो निष्पादन संपत्ति होगी, वो परफॉर्म कर रही है, आपको कुछ लाकर दे रही है। अगर वो टाइम टाइम पर उसका ब्याज भी दोस्तों ना आए, मूलधन तो छोड़िए आप, मूलधन भी ना मिले आपको, ब्याज और मूलधन दोनों ना मिले आपको, तो उसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, या फिर बोलते हैं उसको पैसा आपका डूब गया, ठीक है, उसे बोलते हैं गैर निष्पादन आपके संपत्ति बोलते हैं। ऐसे दोस्तों जो बैंक जो पैसा देती है ना उसमें से भी बहुत पैसा डूबता है, ठीक है। खासकर दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लोन देती है आपके, उसमें से अधिकांश पैसा डूब जाता है ना, उसका एनपीए दोस्तों अधिक होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट अधिक होता है, ठीक है। अब मान लो दोस्तों आपने लोन दिया और सामने वाला लोन चुकाने की उसके पास सामर्थ्य है ही नहीं, तो आप कैसे उससे लोन लोगे, उसके पास कुछ है नहीं, मान लीजिए ना ही परिसंपत्ति उसके पास जिसको आप बेच दोगे, ना ही उसके पास चुकाने की सामर्थ्य है, और मान लेते हैं कि वो जिसके ऊपर डिपेंड था वो काम हुआ ही नहीं, तो लोन आपका नहीं चुका पाएगा, आपका पैसा एनपी हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपके 90 दिन के अंदर, 90 दिन आपके 90 दिन तक आपको ब्याज और मूलधन कुछ भी ना मिले, 90 डेज तक आप क्या हो, ब्याज और मूलधन जो है ये नहीं मिले, तो उसको बोलते हैं हम आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। 90 दिन तक ब्याज और मूलधन कुछ भी ना मिले तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं। इसी को दोस्तों आजकल हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस एसेट्स बोलते हैं ना, तनाव में लाने वाली संपत्ति भी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम आपके जो स्ट्रेस जो एसेट्स है ये भी कहते हैं, तनाव में लाने वाली संपत्ति भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये एनपी होता है। तो कल हम योजनाएं पढ़ लेंगे अलग से, जरूरी भी है रसगुल्ला पढ़ना योजनाओं को, क्योंकि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। संडे का दिन है, कोई बात नहीं, आपके लिए संडे कुर्बान कर देते हैं, योजनाएं कल हम पढ़ लेंगे। बाकी मॉर्निंग वाली क्लास तो आपकी होने वाली है। इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि जो हमारी बुक्स है आप जानते हो उस बुक्स का अंतिम दिन है, तो अगर आपको बुक लेनी हो तो वो अगर ऑनलाइन मंगानी हो तो वो मंगा लीजिएगा, बाकी फिर तो आपको मार्केट में आपके शहर के अंदर बुक आपकी उपलब्ध होगी। एक काम करना, शहर में जहां भी आपके आसपास अच्छी दुकान उसको बोलना कि हाँ भी अगली वाली बुक आने वाली है, उसको मंगाया जाए। अगर वो जल्दी मंगाएगा तो हम आप तक बुक जल्दी पहुंचा पाएंगे। बाकी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून ये सारा करंट अफेयर्स आपको वहां पर मिलने वाला है, ठीक है। बाकी इकोनॉमिक्स कैसी लगी पढ़कर बताना मुझे आप लोग, प्ले स्टोर को बताइएगा, वहां पर उत्कर्ष 5 स्टार रेटिंग देके आप बताना कि ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच के हो आप, और आपको कैसा लगा पढ़कर मुझसे असली रिव्यू आप वहां पर देना अपना, ठीक है। अब हम कल योजनाएं पढ़ लेंगे, कुछ है 20-25 योजनाएं मेरे पास जो महत्वपूर्ण वो पढ़ाऊंगा आपको। उसके बाद परसों हम जो हमारा आधुनिक इतिहास शुरू करेंगे, आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री हम शुरू करने वाले, तैयार रहना, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी को मेरी तरफ से, जय हिंद, थैंक यू।